सर सीपी की लास्ट ईयर सर कल है सर अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। 15 तारीख थी उसकी, तो वो परसों बनती है। ओके सर ठीक है। फिर परसों अच्छा सबमिट करवानी है? नहीं सर, कब सीपी सर सबमिट ये करवानी है? सर ये सीपी मतलब का वाइवा फाइनल के साथ ही होगा कि पहले? और सर वाई प्रेजेंटेशन वाई कब तक सबमिट करवानी है? प्रेजेंटेशन की डेट भी आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सीपी तो आपने 15 तक सबमिट करवानी है ना, ठीक है। जी सर। और मैं वो सीपी का ये हाँ जी, मैं सीपी का ये करता हूँ कि मैं एलएमएस पे ना सीपी सबमिशन के नाम से ना एक असाइनमेंट टाइप, जो क्या उसको कहते हैं, बॉक्स होता है ना, वो जनरेट कर लेता हूँ ताकि आप सारे वहाँ पर प्रॉपर सबमिट करवा दें, ठीक है। फिर लेकिन वो सर वो दो तो सर हाँ, ग्रुप जी में है जी। सर, तो जो सर मतलब अगर मेरे साथ जो सर के ग्रुप में है सर, वो तो नहीं करवाएंगे ना सर, मैं बस करवा दूंगा वहाँ पे। हाँ, उस पे ग्रुप वाइज वो चीज़ है, तो वो डेफिनेट सी बात है, पूरे ग्रुप की तरफ से वो मिल जाएगी, मौजूद होगी वहाँ पर, ओके सर। ठीक है। तो एलएमएस वाली ऑप्शन बेहतर है, उस पे प्रॉपर एक जगह पे पड़ी होंगी, ठीक है। और वहाँ से उसको फाइंड आउट करना या उसकी मार्किंग या वो सो कॉल्ड, वो भी मेरे लिए आसान होगी सारी चीज़ें ना, एक यूनिफॉर्म वे में। और ये जो वाइवाज वगैरह हैं या प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं या एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम वीक में ही होंगे, ठीक है। सर और इसकी सर अगर प्रेजेंटेशन सर प्रेजेंटेशन बनानी तो सर वो मतलब हम अभी बना लें तो सर क्या हम ज़्यादा इजी रह जाएगा एज कोई कम्पेयर बात सर नहीं, जब आप आराम सुकून से खुल के खेलें, आप चाहे अभी बना लें उसको। ये जो इसकी एवेल्यूएशन और इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना, वो जब एग्ज़ाम के 2 हफ्ते होंगे ना, उसके अंदर असेसमेंट्स आपकी तब होनी है। आप ये जो तैयारी है, रिवीजन है, प्रेजेंटेशंस हैं, प्रोजेक्ट्स या कोई भी जो भी किसी ने कुछ दिया हुआ, वो दैट्स बेटर कि आप फाइनल से पहले अपनी सारी चीज़ें रेडी रखें, ठीक है। तो वो बैकएंड पे आपकी अपनी मर्जी कि आप इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, सो इट्स बेटर कि उसको थोड़ा अर्ली प्रिपेयर कर लिया जाए, ठीक है। जी सर। तो जब वाइवा होगा तो वो कोर्स का तो वाइवा होना ही है, उसमें एक आध जो क्वेश्चन है वो सीपी से रिलेटेड भी हो जाएगा, उसमें सीपी का भी आइडिया हो जाएगा। और वो वाइवा वैसे भी एक उसका स्पेक्ट्रम जो है दैट इज़ ब्रॉड, उसमें कोर्स प्लस सीपी से रिलेटेड, क्योंकि डेफिनेट सी बात है ये हम डिज़ाइनिंग और रूट लॉकर्स और कंट्रोलर्स ये वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो ये दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर कोर्स एज वेल। बस उसमें कोई एक आध कंट्रोलर जो आपने डिफरेंट यूज़ किया है वो माइट भी आपने ना पढ़ा, लेकिन एनी हाउ डिज़ाइनिंग या कंट्रोलिंग के जो टेक्निक्स हैं वो आप पढ़ चुके हैं। तो सीपी के अंदर मोस्टली काम आपने कोर्स वाला ही किया है, तो ये जब वाइवा होगा तो वो उसका स्पेक्ट्रम थोड़ा ब्रॉड होगा, वहाँ पे सीपी भी असेस हो जाएगी और आपकी जो कोर्स है उसका वाइवा भी एक्सेस हो जाएगा। और रहेगी बात टेक होम एग्ज़ाम्स और इस तरह की चीज़ें, तो ऑलरेडी आपके क्विज़ेस भी टेक होम ही होते रहे सम सॉर्ट ऑफ। और ये जो प्रोजेक्ट है ये भी एक तरह का, सीपी भी एक टाइप की ओपन बुक थी, आपके पास वक्त था, आपने रिपोर्ट लिखी, तो मेजॉरिटी आपकी चीज़ें आपके अपने एंड पे थी, उसको आप करते रहें, ठीक है। किसी ने जैसे भी किया है, बाकी अब एक वाई है जो कि एक डिफरेंट टाइप की असेसमेंट है, तो वो डेफिनेट सी बात है, अब थोड़ी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उसका रोल बड़ा ज़रूरी है। और वैसे भी यूनिवर्सिटी वाइड वो पॉलिसी थी, वो किसी एक पर्सन की नहीं है, एचईसी की पॉलिसी को कंसल्ट करके कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने लाई गई हैं, तो आई होप सो कि ये एक बेटर पैटर्न है, ठीक है जी। फिर करें आगे कंटिन्यू। और ये ऑन एंड ऑफ आप बीच में लगे तो रहते हैं, जो भी जाता है वो क्वेश्चन करता रहता है, तो मेरे ख्याल से उधर ये क्वेश्चन वगैरह आपको क्वेश्चन आंसर सेशन मिलता रहेगा व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि जितना क्विकली आप चाह रहे हो शायद उतना क्विकली ना मिले कोई जवाब, लेकिन ये है कि समहाउ आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। तो हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं फिर टॉपिक के से। अच्छा, ये जो मैंने टेबल 9.2 आपके सामने ओपन की हुई है बुक, ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, ये उसी टाइम्स की ये सारी चीज़ें हाईलाइट हुई हुई हैं। हमारे पास एक अनकम्पनसेटेड था सिस्टम, और फिर हमने कंपनसेशन की थी पीडी के रिस्पेक्ट से, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने देखा था, एक में हमारी 0.2 पे थी, एक पे 3 पे, एक पे 4 पे, और फिर हमने इनमें कंपैरिजन किया, देखा कि किसका ट्रांजिट रिस्पांस बेहतर है, किस पे क्या इफेक्ट हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, लेकिन इसमें हमने जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो डिस्कस नहीं की थी कि ज़ीरो और पोल कहाँ पे आ रहा होगा, क्योंकि अभी तो हमने पीडी किया था, पीडी के अंदर जस्ट ज़ीरो ही आ रही थी। तो जब हम लीड कंपनसेटर की बात करेंगे तो उसमें ज़ीरो भी होती है और पोल भी हम ऐड कर लेते हैं। जैसे पिछले टॉपिक में हमने पीआई पढ़ा था, तो पीआई के साथ जब हमने लैग कंपनसेटर पढ़ा तो लैग कंपनसेटर के अंदर हमने एक पोल भी ऐड कर लिया और एक ज़ीरो भी ऐड कर लिया, और उनकी हमने लोकेशन भी देख ली थी कि पोल कहाँ पे पड़ा है और ज़ीरो कहाँ पे पड़ा है, उसकी हमने लोकेशन भी देखी। और वो समहाउ वी आर सेइंग कि वो करीब करीब हैं, और नेट जो उनका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पे जो इफेक्ट है वो नहीं आ रहा। इस तरह की चीज़ें हमने पिछले टॉपिक में जो है वो डिस्कस की थी। ठीक है, तो अभी ये जो आपने सारा पढ़ा, इसके अंदर अभी आपकी जो चीज़ पेंडिंग थी वो ये थी कि आपको ये नहीं आइडिया था कि ज़ीरो को लोकेट कैसे करना है, ज़ीरो कहाँ पर आपने रखनी है। कोई भी अपनी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली या जब एनालिसिस कर रहे हैं तब आपको ये आइडिया नहीं था कि कहाँ पे ज़ीरो रखनी है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, उसी टॉपिक से रिलेटेड है, और गिवन द सिस्टम ऑफ फिगर 9.17, ये आपके पास एक पिक्चर है, डिज़ाइन एंड आइडियल डेरिवेटिव कंपनसेटर। ठीक है, और पीडी की आपको बात करें, वो आपने डिज़ाइन करना है टू यील्ड अ 16% ओवरशूट। और ये नॉर्मली डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस ऐसी होती हैं कि इतने परसेंट ओवरशूट आना चाहिए, ऐसी बात होती है। वो आपको ये क्लू नहीं देता, जैसे सीपी में है, तो सीपी में किसी ने नहीं कहा कि पोल यहाँ पे रख लें, ज़ीरो यहाँ पे रख ले। सो इट्स योर ओन विल कि आपने डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को मीट करना है। ठीक है, आप जो भी चीज़ यूज़ करें। सो आपको 16% ओवरशूट का कह दिया, ठीक है, विद अ 3-fold रिडक्शन इन सेटलिंग टाइम। तो आपने जो सेटलिंग टाइम आ रहा होगा, सेटलिंग टाइम का आपको कैसे पता चलेगा कि सेटलिंग टाइम क्या है, क्योंकि आपने उसका 3-fold रिडक्शन भी करना है। तो जो आपके पास अनकम्पनसेटेड सिस्टम होता है विदाउट यूजिंग एनी कंपनसेटर, उसका जो सेटलिंग टाइम होगा उसका 3-fold। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये है कि यानी कि अनकम्पनसेटेड की तरफ भी मुझे जाना है, और फिर ये है कि परसेंटेज ओवरशूट है 16%, इसके रिस्पेक्ट से हमें जीटा का भी पता चल जाता है। तो आपने बेसिकली डिज़ाइन करना है जो आइडियल डेरिवेटिव कंपनसेटर है। ठीक है, तो पहले जो है वो अनकम्पनसेटेड का देख लेते हैं, ताकि मुझे उसका सेटलिंग टाइम और के वगैरह और बाकी सारी चीज़ें जीटा और जीटा के रिस्पेक्ट से एंगल वो सारा पता चल जाए, फिर मैं कंपनसेटेड की तरफ जाऊँगा। ठीक है, सो आई होप सो कि ये लॉजिक क्लियर होगी कि पहले मैं अनकम्पनसेटेड की तरफ क्यों जा रहा हूँ। सो उसने भी जो कहा हुआ, लेट्स फर्स्ट एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द अनकम्पनसेटेड सिस्टम। ठीक है, 16% ओवरशूट है। अब अगर 16% में ओवरशूट लिया जाए, जस्ट अ सेकंड, अच्छा, इसमें अगर 16% ओवरशूट पे आप देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जीटा 0.504 है, और एंगल आपके पास 120 का बन रहा है। अच्छा, जीटा जी 0.504 है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ओवरशूट। अच्छा जी, अब आपने जो है वो सेकंड ऑर्डर डोमिनेंट पोल जो है वो आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, जो कि आपके पास रूट लोकस के ऊपर आ रहा होगा, जहाँ पर सबसे पहले आप रूट लोकस बनाएंगे। तो जीटा की लाइन जो कि क्वेश्चन में गिवन है 16% ओवरशूट, उसके अकॉर्डिंगली जीटा में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और ये लाइन जब रूट लोकस को क्रॉस करी होगी तो वो वाला पॉइंट आपके पास डोमिनेंट ये पोल का पॉइंट है -1.05 प्लस J2.064। अब हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड भी किया हुआ था कि के की वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट करनी होती है। तो एक तो पोल ये है, इस पोल की इस पॉइंट से लेंथ, एक पोल है -4, इसकी इस पॉइंट से लेंथ, एक पोल है -6, इसकी इस पॉइंट से लेंथ।
ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरोज हैं। ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरो से क्या मुराद है, ये जो आपके पास फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, 0 पे पड़ा हुआ, -4 पे, -6 पे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर इस पे कोई 0 होती तो मैं उसकी भी लेंथ कैलकुलेट कर लेता, ठीक है। और अभी मैं ईमेल खुद को मैंने किया हुआ था, के वाला पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी सेंड किया, मैं वो वाला ओपन करता हूँ एक दफ़ा। अच्छा, ये इसमें जो के की वैल्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शायद लग रहा हो कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि के की अगर वैल्यू का पता है, गेन का पता है, तो फिर कुछ चीज़ें जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्पेसिफिकली, जैसे क्लोज लूप पोल्स वगैरह, ठीक है। वो के का अगर आपको आइडिया हो, वो जो स्टैटिक एरर कांस्टेंट है या ई ऑफ इन्फिनिटी जो आपने फाइंड आउट करने हैं, उनका भी के से बड़ा लिंक है। वो इससे पहले वाली एग्जांपल्स में आपने देखा हुआ। तो के जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो गेन है। अच्छा, मैं अभी पिक्चर ओपन करता हूँ ज़रा। जो आपके सामने ना ये एक पिक्चर आ रही है, इस पे डोमिनेंट पोल जो है, जहाँ पे आपके पास जीटा की लाइन और रूट लोकस आपस में क्रॉस कर रहे थे, वो -1.2 प्लस जे 2.064 था। और जो ओपन लूप पोल्स हैं वो एक 0 पे पड़ा, एक -4 पे, एक -6 पे। तो सो फॉर ओपन लूप जीरोज नहीं है हमारे पास। जो फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है जी ऑफ एस, उसके अंदर बस ये 3 पोल्स है। सो लेंथ ऑफ पोल्स फ्रॉम डोमिनेंट क्लोज लूप पोल, डोमिनेंट क्लोज लूप पोल में किसको कर रहा हूँ, जहाँ पे जीटा और रूट लोकस आपस में क्रॉस करें, तो उससे लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। 0 का वहाँ से कितना डिफरेंस है, -4 का कितना और -6 का कितना है। तो इसको मैंने L1 का नाम दिया हुआ है। इसमें वो वाला डोमिनेंट पोल -0 पे जो ओपन लूप पोल पड़ा है, वो आपके पास कार्टेशियन प्लेन में आंसर आ गया, इसको पोलर फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया। फिर लेंथ ऑफ 2, जो आपके पास डोमिनेंट पोल है जहाँ पे जीटा और रूट लोकस की क्रॉसिंग हो रही है, वो वाला पॉइंट माइनस ये जो ओपन लूप पोल है, उसके आपके पास वैल्यू आ गई। इसी तरह लेंथ 3, ये भी आपके पास एक पोल है -6 के ऊपर, उसका फासला मैंने निकाले, उसकी पोलर फॉर्म। और फॉर्मूला होता है चैप्टर नंबर 8 के अंदर कि लेंथ ऑफ द पोल्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द जीरोस, अगर आपने मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये पाई बता रहा है कि ये प्रोडक्ट है, यानी कि लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, लेंथ का प्रोडक्ट लेना। ये वो पाई जो है मैथमेटिक्स वाला पाई नहीं है कि 22/7 करके, ये वो वाला पाई नहीं है, ठीक है। तो ये पाई का मतलब है प्रोडक्ट, जैसे समीशन का मतलब होता है सम। तो लेंथ पोल्स की और लेंथ जीरोस की, तो जीरो तो इसमें थी नहीं, अदरवाइज जीरो की लेंथ भी ऐसे निकलती। तो पोल्स की तीनों की जो लेंथ्स थी, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2.39, 3.47 और 5.2, तो वो आपके पास 43.3 आ रहा है। तो ये वे है कि आपने गेन को जो है वो कैसे फाइंड आउट किया। बुक में वापस आता हूँ। तो गेन आप देखें कि जो है वो 43.35, यही उधर निकला 43 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये भी है कि आपने गेन कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, सो सेटलिंग टाइम में मैं इंटरेस्टेड था। सेटलिंग टाइम 4/जीटा मैगन भी होता है, और 4 जो डोमिनेंट पोल है उसका रियल कंपोनेंट। तो डोमिनेंट जो मेरा पोल था, जहाँ पे जीटा वाली लाइन की और रूट लोकस की क्रॉसिंग हो रही है, उसका जो सिग्मा है -1.205, तो 4/1.205, तो ये आपके पास 3.3 आ रहा है सेटलिंग टाइम विदाउट कंपनसेशन। अनकंपनसेटेड सिस्टम का इतना है। तो क्योंकि उसने कहा हुआ था कि 3 फोल्ड करना है, तो लिहाजा पहले मेरे पास कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए था कि इतना आपने रखना है इसको। ये सिंपल सिस्टम का है। अब कंपनसेटेड के लिए आगे ज़रा डिस्कस करते हैं। ओके जी, सिंस आवर वैल्यूएशन परसेंटेज ओवर स्टूडेंट सेटलिंग टाइम इज बेस्ड ऑन द सेकंड ऑर्डर। अच्छा, अब इसमें खैर आगे चल के हम सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन भी देखेंगे कि कोई जो पोल है, जैसे क्लोज लूप पोल्स होते हैं, तो जो हमारा लेट से फॉर एग्जांपल थर्ड पोल है, वो हमारे डोमिनेंट से क्या 5 टाइम्स अवे पड़ा हुआ है। 3 पोल है ना। तो अच्छा, एक और चीज़ होती है कि ये जो तीनों पोल्स हैं, ये जो आप डिस्कस करें 0, -4, -6,
ये ओपन लूप पोल्स हैं, ये विदाउट यूनिटी फीडबैक को सॉल्व किए हुए हैं। जब आप के की वैल्यू प्लग इन कर देते हैं और यूनिटी फीडबैक के साथ सॉल्व करते हैं तो क्लोज लूप पोल्स फिर आते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं। आई डोंट नो कि आप उसको उस तरह से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ये जो चीज़ है दैट इज़ द ओपन लूप पोल्स या जीरोस। जब आप के की वैल्यू को पुट करें जो कि सॉल्व की है और यूनिटी फीडबैक के थ्रू इनको मुकम्मल तौर पर सॉल्व करें, सॉल्व करके जो फाइनल फुल फ्लेज फाइनल तौर पर आपके पास पोल्स निकलेंगे दैट विल बी द क्लोज लूप। ये किसी ने एक ने क्वेश्चन भी किया था, माद ने या क्या नाम है उसका, उसने किया था कि थर्ड पोल कैसे आया, ये शायद पिछले लेक्चर के एंड पे करके। यस सर मैंने किया। हाँ तो ये के की वैल्यू तो इनमें बड़ा वाजे फर्क है। यहाँ पर भी बड़ा फर्क लिखा था, देखें लिखा हुआ है ये। खैर ये तो शॉर्ट फॉर्म है ना, अगर हार्ड फॉर्म में अच्छी बुक हो ना तो उस पे एक जो पोल है उनको थोड़ा ज़रा गहरे रंग में दिखाया गया, दूसरे का थोड़ा लाइट है, डिम है कलर ज़रा। तो यहाँ पर तो ऐसे फील हो रहा है जैसे सेम सेम है। तो ये खैर ओपन लूप वाले थोड़े से जो बोल्ड लग रहे हैं, ठीक है, जैसे आप वर्ड की फाइल में बोल्ड वर्ड वो सिंबल यूज करते हैं, ये थोड़ा नॉर्मल सिनेरियो में लग रहा है। तो ये -4 -6 और 0 ये ओपन लूप पोल्स। अब कोई कह सकता है लड़का कि सर ये चौथा पोल्स किधर से आएगा, तो ये जो फोर्थ वाला ये जो आपको नजर आ रहा है ना -7.59, ये ओपन लूप पोल नहीं है। ये के की वैल्यू को पुट करके यूनिटी फीडबैक को सॉल्व करके ये क्लोज लूप पोल निकाला गया, ठीक है। तो ये क्लोज लूप पोल है और एक क्लोज लूप पोल इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ये जो आपके पास बन रहा है ये चीज, ठीक है। तो ये जिसको आप डोमिनेंट डोमिनेंट पोल कह रहे होते हैं ना, ये ओपन लूप पोल नहीं होता, ये क्लोज लूप पोल होता है, ठीक है। अच्छा जी, सेटलिंग टाइम नॉर्मल आपके पास आ चुका है ये वाला। तो अब फर्दर देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, जिसने लिखा हुआ सर्चिंग बियॉन्ड -6 ऑन द रियल एक्सिस फॉर अ गेन इक्वल टू द गेन ऑफ द डोमिनेंट, क्योंकि हमने के की वैल्यू निकाली 43 पॉइंट समथिंग, सो सेकंड ऑर्डर पेयर 43.35 ये गेन की वैल्यू है, ठीक है। वी फाइंड अ थर्ड पोल एट 7.59, तो थर्ड पोल जो उसको मिला है वो 7.59 के ऊपर मिला है। अच्छा एक और चीज़ भी होती है, मुझे वैसे रूट लोकस करके थोड़ा सा आइडिया है कि जब आप बना रहे होते हैं ना रूट लोकस, तो आप क्लोज लूप पोल को नहीं डिस्कस करते, आप ओपन लूप पोल को डिस्कस करते हैं। जी ऑफ एस को, एच ऑफ एस को, इन चीज़ों को ले रहे होते हैं, यूनिटी फीडबैक आप सॉल्व भी कर रहे थे। तो ये जो 0 वाला और -4 वाला ये आपस में जाते जाते यहाँ पर ब्रेक हो चुके हैं इधर, और ये जो -6 पे पड़ा हुआ था उसने जीरोज एट इन्फिनिटी को जाके मिलना है। तो ये -6 से परे जाता हुआ 0 एट इन्फिनिटी को जाके मिलेगा। तो ये मुझे पता है कि इसने बियॉन्ड द -6 होना है, -6 से ये परे को जा रहा होगा। अब ये जो रूट लोकस होता है इसके रास्ते में वो क्लोज लूप पोल आना ही आना है, जिसको आप क्लोज लूप कह रहे हैं, क्योंकि क्लोज लूप आप बना नहीं रहे होते। क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक करके सॉल्व करके आता है पूरा। आपने चैप्टर नंबर 8 किया, आप ओपन लूप पोल्स को ड्रॉ करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रूट लोकस देखते हैं। क्लोज लूप पे आप नहीं जा रहे थे, लेकिन क्लोज लूप ओपन लूप पोल्स का जो रूट लोकस बनता है उसके रास्ते में आ रहा होता है एट अ सर्टेन गेन। तो ये जो फिक्रा लिखा है उसकी समझ आपको होनी चाहिए कि सर्चिंग बियॉन्ड -6, ये क्यों उसके बियॉन्ड -6 सर्च कर रहा है, क्योंकि रूट लोकस ने जब -6 से -इन्फिनिटी की तरफ जाना है तो उसके रास्ते में वो क्लोज लूप पोल आएगा। सर्चिंग बियॉन्ड -6 ऑन द रियल एक्सिस फॉर अ गेन इक्वल टू द गेन ऑफ द डोमिनेंट, ये गेन इक्वल टू द गेन ऑफ द डोमिनेंट से क्या मराद है, ये जो गेन 43 आपने निकाला हुआ ये वाले पोल की वजह से जो भी आपको पिक्चर दिखाई दी, खैर उसको LMS पे लगा दूंगा। सेकंड ऑर्डर पेयर 43.35 गेन का निकाला। वी फाइंड अ थर्ड पोल, के की वैल्यू प्लग इन करें, यूनिटी फीडबैक के थ्रू सॉल्व करें। तो इस वजह से ये सिर्फ हाईलाइट करने का मकसद ये था कि ये जो उसने कहा हुआ कि इधर उधर होगा, ये कैसे होगा, वो क्यों सी बातें कर रहा है वो आपको बताया। which is over 6 times as for from the j omega axis, जो imaginary axis से उससे 6 times away है। वो कैसे 6 टाइम अवे है कि आपका डोमिनेंट पोल आ रहा है 1.2 पे, तो ये 7 पॉइंट समथिंग है, ये कम से कम 6 टाइम्स अवे है। तो आपकी बुक कहती है, बुक वाला कहता है कि 5 टाइम्स अवे हो तो आप इग्नोर कर सकते हैं उसको। तो 5 टाइम्स ये अवे है डोमिनेंट पोल से, तो इसको अगर इग्नोर कर दे तो सेकंड ऑर्डर जो अप्रोक्सीमेशन है वो भी हो सकती है। So we conclude that our approximation is valid, क्योंकि आप सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन के फार्मूलाज यूज कर रहे हैं ना, ये जो 4/zeta ओमेगा है ना, ये सेकंड ऑर्डर के फार्मूलाज जिनको आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो
आप यहाँ पे देखेंगे भी कि ये देखें, ये थर्ड, इसलिए मैं थर्ड पोल को हाईलाइट किया -7.59। अब आइडिया होगा कि ये कहाँ से आया। और सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ओके, इस वजह से लिखा हुआ है। और ये वो चीज़ है कि आया कहाँ से है। खैर ये वो सेटलिंग टाइम है जो ऊपर आप कैलकुलेट करके आ रहे हैं। ओवरशूट, परसेंटेज ओवरशूट 16% डेटा में दी हुई है। के गेन आपको बताया पिक्चर से कैसे निकाला है, ठीक है। जीटा परसेंटेज ओवरशूट के अकॉर्डिंगली जीटा भी आपने निकाला हुआ। टीपी वो आपको पता है ग्राफ और टेबुलेटेड फॉर्म से। केवी आप निकाल रहे हैं 7 चैप्टर के कॉन्सेप्ट से। एरर आप निकाल रहे हैं, जीरो इसमें कोई नहीं थी इस वजह से उस पर नाम लिखा हुआ। खैर अच्छा, अब वो आपको कहते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ 3-fold रिडक्शन इन द सेटलिंग टाइम, जो क्वेश्चन था। जैसे हम आपको कहते हैं कितना सेटलिंग टाइम हो, तो आप देखें कि आपका अच्छा जी सिस्टम ऐसा है, तो ऐसे सिस्टम के ऊपर आप देख लें कि उसका सेटलिंग टाइम कितना आएगा विदाउट कंपनसेटर। सिंपल वो सिस्टम, उसको सॉल्व करें, उसका सेटलिंग टाइम देखें, तो आपको अगर पता है कितने फोल्ड्स रिडक्शन करना सेटलिंग टाइम पे, या ये ऐसी चीज़ें सेट करनी है, तो अब आपके जहन में आएगा कि स्टेडी स्टेट एरर है तो मैं पीआई लगा लूँ, ये वाला तो पीडी के कॉन्सेप्ट थोड़े यूज़ कर लूँ, मिला के करना है तो अगले टॉपिक में वो भी हो जाएगा। सो हमारा जो मकसद है 3-fold रिडक्शन हमने करनी है सेटलिंग टाइम में। तो सेटलिंग टाइम तो हम पहले निकाल चुके थे। हमारे पास जो सेटलिंग टाइम था वो ऑलमोस्ट था 3.3, ऊपर हमने फॉर्मूला से निकाला है। तो टेबल से भी मैंने इसलिए देखा कि एक पेज में वापस नहीं जाना चाहता, तो 3.3 को 3 से डिवाइड कर दें, वो उसका 3-fold हो जाएगा। तो सेटलिंग टाइम 3-fold करके आपके पास बनता है 1.107। मैं क्यों 3-fold कर रहा हूँ, स्टेटमेंट में उसने कहा जब आप सेटलिंग टाइम को 3-fold करेंगे तो ये जो सिग्मा है, जिसको आप अक्सर कहते हैं TS इज इक्वल टू 4/सिग्मा, तो वही जो सिग्मा है, ये जो रियल कंपोनेंट होता है डोमिनेंट पोल का, वो आ रहा है 3.613 के ऊपर। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो सिग्मा है आपका नेगेटिव जो पार्ट होता है, शोज द डिजाइन डोमिनेंट सेकंड ऑर्डर पोल विद द रियल पार्ट इक्वल टू -3.6। ये मुझे बेसिकली ये बता रहा है कि अगर आपने सेटलिंग टाइम को 3-fold रिड्यूस करना है तो आपका ये जो रूट लोकस है वो अब ऐसा नहीं बनेगा। ये जो पॉइंट है वो यहाँ से उठ के यहाँ तक आ जाएगा। ये चेंज आएगी आपके पास अगर आप इसको सेटलिंग टाइम को 3-fold रिड्यूस करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें अभी मुझे -3.6 का पता चला है। ये जो प्लस मैंने 6.193 हाईलाइट किया, इसको अभी आपको इमेजिनरी कंपोनेंट का नहीं पता चला, अभी आपको जस्ट रियल कंपोनेंट का आइडिया हुआ अकॉर्डिंग टू द सेटलिंग टाइम कि अगर मैं इतना सेटलिंग टाइम रखता हूँ तो फिर मेरे पास ये चीज़ आएगी। अभी मुझे इमेजिनरी कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि इमेजिनरी करूंगा तो फिर साथ में पूरा एक कंप्लीट पॉइंट आएगा ना, अदरवाइज इमेजिनरी ऊपर है नीचे है कहाँ पे है, ये ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स पोल है ना, तो कॉम्प्लेक्स पोल तभी पता चलेगा जब एक्स रियल भी पता और इमेजिनरी भी पता हो। तो इमेजिनरी भी पता कर लेते, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि उसने कैसे फाइंड आउट किया, ये लिखा हुआ है मेगा डी इज इक्वल टू 3.6, ये अभी देखते हैं कैसे फाइंड आउट किया। tan थीटा का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है जो 9th 10th में आपने पढ़ा, सिंपल परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब चीज़ ये मुझे कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये पॉइंट को अगर मैं यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये रियल एक्सिस पे इसका परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। अब tan थीटा, ये जो ट्राइंगल सी बन रही है, ये जो एंगल बना रही है, वो एंगल क्या होगा, बाहर वाला तो 120 है, तो अंदर वाला एंगल कितना होगा, 120 माइनस 180 माइनस 120, ये 1, जी जी 60 तक आ जाएगा सर। हाँ ठीक, ये अगर मैं इसको इस तरह से कर लूँ, बाहर वाला 120 है, बाहर वाला 120 है, और मुझे पता है कि सम ऑफ एंगल्स का जो सम होता है बेसिकली पोल्स और जीरोस का, जिसमें आप एंगल ऑफ द जीरोस माइनस एंगल ऑफ द पोल्स कर रहे होते हैं, तो वो 120 ऑड मल्टीपल ऑफ 120 होता है, और सॉरी 180 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ 180, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा। तो बाहर वाला अगर 20 है तो ओवरऑल अगर 180 होता है तो 180 में से 20 निकाल दे तो ये जो अंदर वाली आपके पास ट्राइंगल बनी हुई है इसका आपके पास एंगल आ जाएगा। अगर बाहर वाला 120 है और ये इसके साथ बाकी जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है उसको 180 से माइनस कर दे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। सो अब आपके पास ये क्या बना, ये tan थीटा बना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरी है परपेंडिकुलर, इमेजिनरी की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करें, ये आपको नहीं पता, दैट इज परपेंडिकुलर ओमेगा डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय
परपेंडिकुलर ओवर बेस डिवाइडेड बाय बेस। अब बेस क्या है आपके पास, ये एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू है ये चीज, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू तो आप पहले ही निकाल चुके हैं 3.613, ये 3.163। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये 3.163 इसके नीचे क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बेस इसलिए उधर चली गई। सो सिंपल tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, जो भी इमेजिनरी की वैल्यू है मेगा डी पूरा वो अभी अननोन है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का आपको पता है क्योंकि रियल कंपोनेंट आपके पास आ चुका है। सो tan थीटा, थीटा का भी आपको पता है 180 ओवरऑल होता है सारों का सम, और 120 बाहर वाला एंगल बन रहा था उसको जब आपने माइनस किया तो ये अब इमेजिनरी कंपोनेंट आपके पास आया 6.193। नाउ यू आर एबल टू राइट डाउन कि ये क्या चीज़ है, -3.613 प्लस 6.193, ये जे जो है अब आप लिखने के काबिल हुए। अब आपके पास एक पूरा पोल है। अच्छा अब एक चीज़ है कि अगर ये पॉइंट बदल गया है तो के भी बदल जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट का इस पॉइंट से फासला, इसका -4 से फासला और इसका ओरिजिन से फासला, ये जो तीनों लेंथ्स हैं, इन तीनों लेंस, ये जो तीनों लेंस आपने बीच में एड अप किए हैं, अब इनका ऊपर वाले पॉइंट से जो फर्क वो और डिफरेंट होगा, और बीच में एक जीरो भी आपने अभी ऐड करनी है क्योंकि ये जो सेटलिंग टाइम में बेहतरी आई है 3 फोल्ड, ये जीरो की वजह से आई है, जो कि फिलहाल अभी आपको नहीं पता कि वो जीरो लाई कहाँ पे कर रही है। तो अभी हमने जीरो की तरफ भी जाना है कि वो जीरो कहाँ पर पड़ी हुई है, और उस जीरो की लेंथ भी डेफिनेट सी बात है कैलकुलेट होनी है। मिसाल के तौर पे ये कहीं भी पड़ी हुई आर्बिट्रेरी जीरो, मैं वैसे ही एक बना रहा हूँ इधर, चाहे वो गलत है चाहे सही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कोई जीरो रखता हूँ, जो कि डेफिनेट सी बात है कहीं ना कहीं तो आना है जीरो ने, क्योंकि जीरो की वजह से सेटलिंग टाइम बेहतर हुआ है और आप कर भी पीडी रहे हैं, तो वो जब जीरो आएगी उसकी भी फिर लेंथ बीच में आएगी, उसकी लेंथ का भी पोर्शन होगा, और पोल्स और जीरोस की लेंथ का भी जो मैंने आपको पिक्चर पे फॉर्मूला दिखाया था वो पूरे को कैलकुलेट करके फिर एक नया आपके पास गेन निकलेगा जो कि कंपनसेटेड सिस्टम के लिए होगा। अभी खैर उसने कैलकुलेट नहीं किया हो यहाँ पे, आगे कर देगा। वैसे मैंने एक सेपरेट पेज पे किया हुआ, लेकिन उसकी खैर मैंने पिक्चर लेके अपने आप को ईमेल नहीं की, लेकिन रजिस्टर पे किया हुआ, वो भी मैं LMS पे लगा दूँ, क्योंकि एक के बता दिया बाकी साफ ज़रा फिर आप निकालेंगे, लेकिन पिक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा अब आपको पता है कि ये -3.6 जो है ना वो पॉइंट और प्लस 6 पॉइंट समथिंग, द रिजल्ट इज द सम ऑफ द एंगल्स टू द डिज़ाइन पॉइंट। ये डिज़ाइन पॉइंट कौन सा है, जो नया डोमिनेंट पोल निकला ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये डिज़ाइन पॉइंट इसलिए है कि डिज़ाइन के मुताबिक सेटलिंग टाइम अगर उतना रखना है, ये ओवरशूट उतनी रखनी है, तो ये पॉइंट उठ के वहाँ पर चला गया ऊपर, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि डिज़ाइन पॉइंट। ओके जी, अब चूंकि आपने ज़ीरो यहाँ पर लगानी है तो वो थोड़ा सा आपका माइंड सेट बना रहा है। द रिजल्ट इज द सम ऑफ द एंगल्स टू द डिज़ाइन पॉइंट ऑफ ऑल द पोल्स एंड जीरोस ऑफ द कंपनसेटेड सिस्टम एक्सेप्ट फॉर दोज ऑफ द कंपनसेटर जीरोज इटसेल्फ। अभी कंपनसेटर चूंकि जीरोज को आपने नहीं लगाया तो उसने कहा है कि जितने भी पोल्स और जीरोज उस सिस्टम का अपना बजाते खुद हिस्सा थे, जो कि उसके 3 पोल्स हैं, जीरो पे पड़ा, -4 पे और -6 पे, उन सब का सम जो है ना 180 है जीरो के अलावा, ठीक है। तो हमें उन की लेंथ्स पता है और एंगल भी पता है 180, जीरो का हम इसी फॉर्मूला का थ्रू पता लगाने की अभी जो वो कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल पोल जो जीरो पे ओरिजिन पे पड़ा वो -4 पे पड़ा हुआ पोल और -6 पे पड़ा हुआ पोल और वो पॉइंट, और ओवरऑल एंगल की कंट्रीब्यूशन 180, इन सारी चीज़ों का पता है। अब इस कॉन्सेप्ट से हम आइडिया लगाएंगे। सो -3.6 वाला जो पॉइंट है विच इज़ द डिजायर्ड डोमिनेंट सेकंड ऑर्डर पोल, सो वी ऑब्टेन द सम ऑफ एंगल्स एज। अच्छा अब आपने जो सम ऑफ द एंगल्स निकाला है वो आ रहा है -275.6। ये जो अब आपके पास एक नया एंगल आया ये -275 आया। अब आप देखें ये 180 नहीं है, ये 180 नहीं है। अब इसकी वजह क्या है, बेसिकली 180 ये क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपने बीच में जीरो इंक्लूड नहीं की, आपने जीरो इंक्लूड नहीं की, और आप जो डोमिनेंट पोल आ रहा था पहले अनकंपनसेटेड सिस्टम का उसको उठा के ऊपर भी ले गए, तो होगा क्या कि ये आपको -275, ये भी मैं आपको बता दूंगा कैलकुलेशन की हुई है। इसका भी सिंपल सा तरीका क्या है कैलकुलेशन का, कि ये उसके पास पॉइंट कैसे आया, ये मैं पिक्चर्स लगा दूंगा।
ये जो पॉइंट है उसकी लेंथ आप कैलकुलेट कर लें -6 से, -4 से और 0 से, ठीक है। तो आपके पास एक जो एंगल आएगा वो एंगल आपके पास आ रहा है। अभी आप जस्ट पोल्स लगाएं, तीनों, जीरो नहीं लगाई। वो रोल बताता हूँ क्यों नहीं लगाई और मकसद क्या था, डिस्कस क्या करना चाह रहा था। अच्छा जी, तो उसने कहा कि एंगल अगर तीनों को आप देखें, 0 वाला पोल -4 और -6 वाला, तो एंगल आ जाता है -270, जो कि एक गलत सी चीज लग रही हो क्या रहा है बेसिकली। हैंस द एंगुलर कंट्रीब्यूशन जो है रिक्वायर्ड फ्रॉम द कंपनसेटेड जीरो, ये 180 से ज्यादा वैल्यू ये बता रही है कि ये जो आपने जीरो लाए हैं वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 95.6 है, क्योंकि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होता है 180, आपका एंगल निकला है -275। तो इसको 180 से जितना इसमें खराबी आई है 180 से, जितना ये कम या ज्यादा हुआ 180 से, वो किस वजह से हुआ है? वो जानबूझ के अब सेटलिंग टाइम ऊपर ले गए हैं। वो सेटलिंग टाइम ऊपर क्यों गया है? वो जीरो ऐड करने की वजह से गया। सो वो जो जीरो वाला पॉइंट है, ठीक है, उस वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगी, जीरो वाले पॉइंट की जो कंट्रीब्यूशन है वो 95.6 का एंगल है। तो ये जब 275 के साथ 275 माइनस 180, ये हमें बता रहा है कि 95 आया। इसने बताया कि जीरो का ये एंगल है। तो जीरो के इस एंगल की वजह से अब हम जीरो की लोकेशन को हमने कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास एक पॉइंट आया, जस्ट अ सेकंड। अच्छा जी, तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि जो आपके पास एंगल की कंट्रीब्यूशन होती है ना वो 180 होती है, और वो 180 ही थी। आपने पॉइंट को जानबूझ के ऊपर ले गए। ये जो पॉइंट को जानबूझ के आप ऊपर लेके गए हैं, सारी ये जो डिस्टर्बेंस आई है वो आपको ये बता रही है कि 95 की डिस्टर्बेंस आई है। वो 95 की डिस्टर्बेंस कैसे पता चली है? कि ये जो तीनों पोल्स थे, 0, -4, -6, उसके अकॉर्डिंगली जब आपने एंगल कैलकुलेट किया तो ये -275 आया। और एंगल कैलकुलेट आप कैसे करते हैं? वो आपने 8 चैप्टर में पढ़ा है कि वो जीरोस के एंगल का सम माइनस पोल्स के एंगल्स का सम। ये एग्जांपल 8.1 में भी उसने किया हुआ। तो ये मेरे पास है, यहाँ से मेरे पास मुझे पता चल गया कि 95.6 का जो है ना वो एंगुलर कंट्रीब्यूशन है जीरो की। क्योंकि जब 95.6 के मुताबिक एक जीरो ऐड कर देंगे ना तो वो 275 को बैलेंस करके फिर उसने 180 कर दिया। तो यही एक जेन्युइन चीज़ है कि चीज़ें सारी ठीक हो रही हैं। अच्छा जी, सो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली आपको अगर वैल्यू फाइंड आउट कर रही है कि ये ज़ीरो कहाँ पे पड़ी होगी, तो अगेन वही फॉर्मूला है tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा में कैसे बता रहा है कि ये जो ज़ीरो का रोल है वो कितना है? वो है 95 का रोल, यानी कि 180 माइनस 95 tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा पॉइंट है? 6.19, ये जो आपने पेयर निकाला हुआ 6.19 डिवाइडेड बाय, अब चूंकि आपकी जो जीरो है वो आप उसको रियल एक्सिस के ऊपर लाई करवा रहे हैं, तो वो ये जो 3.6 है, ये जो आपके पास रियल एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकला हुआ है वो 3.613 माइनस सिग्मा। ये जो सिग्मा है, ये जो रियल वैल्यू होगी, ये डिसाइड करेगी कि आपकी जीरो कहाँ पे पड़ी। सो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आई है 3.00। ये डेफिनेट सी बात है ये लेफ्ट हाफ प्लेन पे होगी। तो एक दफ़ा ये फॉर्मूले को थोड़ा मज़ीद बेहतर करने के लिए एक दफ़ा पिक्चर के ऊपर जाते हैं कि चीज़ें मेरे पास बनी किस तरह की थी। लेट मी सी कि अभी इसकी पिक्चर ऊपर है या नीचे है। ये आपके पास पॉइंट था, नीचे उसने इसकी डायग्राम भी ड्रॉ की होगी। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन बन रहा था। जब आपने एंगल कैलकुलेट किया ना तो एंगल आया -275। तो 275 का
180 से जो फर्क था दैट वाज 95.6। तो ये उसे पता चल गया कि 95.6 का कोई ना कोई एंगल बन रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जो 3 के करीब करीब आपने जीरो लगाई है अभी, ये देखें, ये उसे नहीं पता था कि ये इधर राइट साइड पे आनी है, लेफ्ट साइड पे आनी है, कहाँ पर आनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन उसने tan थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसका उसने सहारा लिया। तो tan थीटा का फॉर्मूला कह रहा था कि थीटा क्या है, तो थीटा आपको पता था कि 95 की कंट्रीब्यूशन है 0 की, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या था, ये जो इमेजिनरी वाली वैल्यू है 6.19, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की वैल्यू। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हमें बता रही है कि ये जो -3.163 है, यानी कि ये जो पॉइंट है, डेफिनेट सी बात है उसके राइट या लेफ्ट पे इसने कहीं ना कहीं आना है। तो इसलिए परपेंडिकुलर ओवर बेस के ऊपर आप -3.613 का जो है वो वहाँ पर आपने सहारा लिया है। तो वापस अब उसी मैथमेटिकल इक्वेशन पे आ जाते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस और tan थीटा। सो अब आपके पास जो जीरो की वैल्यू है वो आ रही है 3.006। तो ये एक वे है कि आपको जो फाइंड आउट करना है कि जीरो आएगी कहाँ पर। सो फॉर द अनकम्पनसेटेड सिस्टम, अगर आप जो अनकम्पनसेटेड सिस्टम उसको देखें, so the estimate of the response is accurate since the third pole is at least, जो अनकम्पनसेटेड सिस्टम था उसका मैंने आते साथ आपको बताया था कि उसका जो क्लोज लूप पोल आ रहा था वो -7 पॉइंट समथिंग पे आ रहा था, जो कि 5 टाइम्स अवे था फ्रॉम द डोमिनेंट पोल। वो बात हो रही थी अनकम्पनसेटेड सिस्टम की। जब आपने कंपनसेटेड सिस्टम लगाया है तो इसका डोमिनेंट पोल आ रहा है -3.6 पे। अब इसका के डिफरेंट है, अब इसके डिफरेंट के मुताबिक डिफरेंट क्लोज लूप पोल आपके पास बनेंगे। तो जब आपने क्लोज लूप पोल निकाले तो वो मुख्तलिफ थे। वो क्या था, यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपनसेटेड सिस्टम however may be invalid because there is no approximate closed loop third pole and zeros cancellation। क्योंकि जो जीरो और पोल्स हैं वो करीब करीब नहीं है एक दूसरे की, कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ना ही वो 5 टाइम्स अवे वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अब आपने देखा है कि इसका जो क्लोज लूप पोल निकलेगा नई के गेन की वैल्यू डालने के बाद दैट इज 2.775। तो अब यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो उसने लिखा भी हुआ है कि ये कैंसिलेशन इसकी नहीं हो सकती हमारे पास, जो थर्ड पोल निकलेगा ना आपके पास। अब इसका टेबल देख लेते हैं कि अगर कहीं उसने समझाई। तो ये खैर अनकम्पनसेटेड सिस्टम था, ये कंपनसेटेड है। देखें उसका सेटलिंग टाइम काफ़ी बेहतर है उससे। अब वो टेबल पे चले जाते हैं, जो टेबल पे उसने कंपैरिजन किया होगा ना, उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा जी, ये आपने ज़ीरो लगाई तो वो प्रॉपर आपके सामने था कि ज़ीरो आपको उसने डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन बताई है, आपने ज़ीरो खुद से चूज़ की है। तो चूँकि पोल्स की लेंथ अब बदल जाएगी, नया पॉइंट आया है, तो आपके पास के भी बदल जाएगा। ये भी मैंने कैलकुलेट किया तो ये 47.45 है, एग्जैक्ट 47.45 आया हुआ। इसकी मैं पिक्चर आपको दे दूंगा। जीटा वही क्वेश्चन में गिवन था, वही है, परसेंटेज ओवरशूट वही जीटा, उसके अकॉर्ड सेटलिंग टाइम बदला है, 3 फोल्ड हमने रिड्यूस किया है। अच्छा, ये जो साथ में कैलकुलेशंस हैं ये सिमुलेशन की हैं, ठीक है, और ये मैथमेटिक्स की हैं। टीपी आपने कैलकुलेट कर लिया, एरर, और यहाँ पे भी देखिए एरर के ऊपर भी फर्क पड़ा है जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी अगर हम जी अपने सेटलिंग टाइम को सर 4 टाइम सर अगर हम इंक्रीज करें तो सर मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, फिर हम जो मैंने वहां से डिवाइड करवाया था जहाँ पे वो जो नीचे जी जो जी था जी सर, जी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवा देंगे फिर 4 से हम। बिल्कुल बिल्कुल मल्टीप्लाई करवा देंगे। और ये मल्टीप्लाई वाली अप्रोच शायद आपको नज़र इस वजह से नहीं आई कि रियलिस्टिक अप्रोच ये होती है कि जितना सेटलिंग टाइम आ रहा है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को बेहतर किया जाए। अक्सर रिस्पॉन्स ख़राब होता है, आप बेहतरी की तरफ जाते हैं, रिडक्शन की तरफ जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आपको डिवाइड वाली मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी वजह है कि ये अक्सर क्यों बात करता है 3 फोल्ड रिडक्शन या सम हो ऐसे, या आपने इसकी नेचर ऐसे देखी होगी, बहुत सारी एग्जांपल्स पीछे भी ऐसे आई होंगी। ठीक है, तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खराबी प्रैक्टिकली हम चाह नहीं रहे होते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो खराबी बन जाती है ना ट्रांजिएंट के सेंस में अगर मैं सेटलिंग टाइम बढ़ाता हूँ तो। ठीक है, सो इस वजह से हम मोस्टली ना डिवीजन की तरफ जा रहे थे। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, किसी का बहुत सडन अगर वो सेटल हो जाता है तो फिर अगर आप एक रीजनेबल अप्रोच मुझसे लेके आना चाह रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करवा दो, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा जी, इस पे
इस पे भी जब देखें कि इस पे आपने कोई जीरो नहीं ऐड की, थर्ड पोल आपका 7.59 पे आ रहा था, सो आपने कहा कि सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन ओके है। यहाँ पर देखें कि थर्ड पोल जो है वो 2.7 पे आ रहा है, तो वो कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ना तो जीरो के करीब है, ना ही आपके पास 5 टाइम्स वे वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो नहीं हो सकती। यहाँ पे देखिए एक जीरो भी आ चुकी है, आपने खुद से ऐड की, तो पोल जीरो नॉट कैंसिलिंग। ये आपने देखा भी था चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी टॉपिक डिस्कस हुआ था कि अगर पोल और जीरो करीब करीब पड़े हुए हैं तो वो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर उनका रेजिड्यूल जो होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। फिर एक दो एग्जांपल्स भी थी कि कैंसिलेशन पॉसिबल है या नहीं है। खैर, तो ये वही उसी ये सारी एग्जांपल हमने डिस्कस की है। अब ये उसने फिर नई उसकी पिक्चर बना दी है। ये देखें, नया क्लोज लूप पोल आया, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये के की वैल्यू, नई के की वैल्यू डाल के तो खुद से कैलकुलेट किए हुए यूनिटी फीडबैक सॉल्व करके विद न्यू वैल्यू ऑफ गेन डाल के फिर आपने इसको कैलकुलेट किया हो। अच्छा, ये जो अभी आप अप्रोच देख रहे थे जिसमें आप s प्लस जी कर रहे थे, यानी कि आपके पास डेरिवेटिव था, आप उसने s के अंदर आपने कुछ जीरो ऐड कर दी, जैसे अभी आपने s प्लस 3.0 किया, s प्लस 3 किया, तो s प्लस 3 का मतलब क्या था कि उसको जीरो के इक्वल अगर पुट कर दें तो जीरो आपकी -3 पे पड़ी हुई थी, यानी कि न्यूमिनेटर में आपने s प्लस 3 ऐड किया। अगर मैं वापस इस पे, तो खैर आपके पास जो चीज़ आई थी s प्लस 3 आया, तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में क्या मतलब है, ये आपने एक ज़ीरो ऐड की कहाँ पर, -3 के ऊपर। सो इसी तरह अब कुछ चीज़ें ज़रा डिस्कस करते हैं। जैसे आपने पी आई के साथ लैग कंपनसेटर पढ़ा था और उसने लैग में कहा था कि मुझे ज़ीरोज़ भी लगानी है, पोल्स भी लगाने हैं, क्योंकि उसने आपको बताया कि अगर मैं पोल लगाता हूँ ना तो मेरे पास इश्यूज़ क्रिएट होंगे कि पोल आप खुद से एक एडअप कर रहे हैं। जब पोल खुद से एडअप करेंगे तो एंगल्स ख़राब हो जाएंगे, 180 वाली चीज़ ठीक नहीं रहेगी, मैग्नीट्यूड वाली चीज़ ठीक नहीं रहेगी। तो उसने कहा मैं पोल भी लगाता हूँ, ज़ीरोज़ भी लगाता हूँ, और फिर उसने आपको कैलकुलेट करनी भी सिखाई थी कि पोल एक लिया फिर एक ज़ीरो ली, उनकी वैल्यूज़ प्रॉपर आपने फाइंड आउट की। और लॉजिक ये थी कि ये जो पोल लिया इसकी वजह से जो इश्यूज आए हैं, ऊपर वाली जीरो इसको नलीफाई कर रही थी, तो ये आपने लैग कंपनसेटर के अंदर ऐसा काम पड़ा था। तो अभी ये जो पीडी आप पढ़ रहे थे जिसके अंदर s प्लस आपने जी किया, यानी कि s प्लस अभी 3 पे जो जीरो ऐड किया, सो वो कहता है कि अगर आपको आइडियल अगर आप लेते हैं ना डेरिवेटिव पीडी अगर आप लेते हैं तो उसके कुछ जो फ़ायदे और नुकसान है वो ज़रा डिस्कस करने लगा, क्योंकि उसने लीड कंपनसेशन को बीच में लेके आना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पैसिव अगर नेटवर्क हम यूज़ कर लें तो हमारे पास पीडी लीड बन जाता है, और अगर पैसिव नेटवर्क यूज़ कर लें पीआई में तो वो लैग कंपनसेटर बन जाता है। सो व्हेन पैसिव नेटवर्क्स आर यूज्ड, अ सिंगल जीरो कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। इसमें भी फिर एक जीरो नहीं रहेगी जैसे आपने ऊपर प्रोड्यूस की थी, रेदर कंपनसेटर जीरो एंड अ पोल रिजल्ट। सो इसमें भी जैसे आपने अभी ऊपर जीरो ली हुई थी, दैट्स फाइन, वो जीरो आप उसी तरह लें, लेकिन नीचे आप एक पोल भी ऐड करेंगे। जैसे पीछे आपने लैग कंपनसेटर के केस में पोल लिया था पीआई के केस में, तो फिर आपने एक ऊपर जीरो भी ऐड कर ली थी, तो यहाँ पर आप जीरो ले रहे हैं तो साथ में एक पोल भी ऐड कर लेंगे। लिए खैर जब सर्किट के सेंस में हम पैसिव बनाते हैं तो तभी वहाँ पे आइडिया होता है कि हम इसको कैसे करें। यहाँ पे हम जस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। So in other words, the angular contribution of the compensator pole subtracts from the angular contribution of the zero. अच्छा, होता ही है कि जब आपने जीरो ऐड किया, आपने उसको पिछले अभी ये डिस्कस किया अभी रिसेंटली आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया, जब आप पोल लेंगे तो पोल जब लेंगे उसकी भी एंगुलर कंट्रीब्यूशन आएगी, तो एंगल के सेंस में फॉर्मूला ये होता है कि जीरो माइनस पोल्स के एंगल, तो वो होगा और उसका कोई ना कोई फ़र्क भी महसूस हो सकता है। लेकिन हमने ऐसे ही ज़ीरो और ऐसा पोल सेलेक्ट करना है कि उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। यहाँ पे मेंशन भी है क्योंकि उसने खुद से बताया कि अगर पोल और ज़ीरो लेते हैं तो कंपनसेटर पोल ने सब्सट्रैक्ट होना है ज़ीरोज़ के अंदर से। ये रियल फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 8 का, ठीक है, इक्वेशन 8.6। सो बट डज नॉट प्रिक्लूड द यूज ऑफ, यानी कि ये फ़र्क नहीं डाल रहा, मतलब दैट इज़ नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब आपकी जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जो पोल आपने ऐड करना है ज़ीरो के साथ इजाफी, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब खैर करता भी है और नहीं भी करता, वो भी अभी ये जो एग्जांपल पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं। हम उसको रखेंगे ऐसा, उसकी वैल्यू ऐसे सेट करेंगे कि उसकी डिस्टर्बेंसेस ना आए, क्योंकि मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ कि उसने एंगल ने माइनस होना है। तो खैर फिर उसको हम देख लेते हैं अभी।
सो एडवांटेज इसमें पैसिव नेटवर्क में आपसे क्या होगा कि एक तो ये है कि जब आप एक्टिव कंपोनेंट रखते हैं तो आपको एडिशनल पावर सप्लाई चाहिए होती है, यहाँ पे ये रिक्वायर नहीं होगी, क्योंकि जब आपने अभी आप ये चैप्टर 9 को थोड़ा आगे पीछे करके खोल के देखिएगा, ये सारे कंपोनेंट्स को सप्लाई भी तो देनी है ना, इनको सर्किट बनाना है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ना, हार्डवेयर के अंदर अगर कोई कहेगा तो आप कैसे करेंगे, हार्डवेयर के अंदर ये जो कंट्रोलर आप लगाएंगे उसके लिए डेरिवेटिव डिफरेंशियल अगर लगा रहे हैं, इंटीग्रल लगा रहे हैं, तो आपको पता है आपने ईडीसी के अंदर पढ़ा हुआ है, ऑप एम्प्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रल कैसे मैं बनाता हूँ डेरिवेटिव, तो वहाँ पे आपको रियलिटी में प्रॉपर कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे, कंट्रोल में तो वैसे बातें चल रही है ना। सो नॉइज भी आता है उसके अंदर, ठीक है, और नॉइज बीच में ऐड हो जाता है। ये नुकसानात थे क्या उसको कहते हैं पीडी के, आईडीएल के, तो इसीलिए हम पैसिव पे आए हैं। और पैसिव का एक डिसएडवांटेज ये है कि दैट डज नॉट रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द रूट लोकस दैट क्रॉस द इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, इसका अब नुकसान भी है। नुकसान इसका ये है कि आपके पास जो पोल्स होते हैं ना, जितने आप पोल्स ऐड करेंगे उन पोल से आपको पता है रूट लोकस ने जनरेट होके पोल से अवे जाना है, तो हो सकता है कि वो पोल्स ऐसे पड़े हों कि वो दोनों में से एक ब्रेक अवे पॉइंट निकले और वो इमेजरी को क्रॉस करते हुए आपकी जो पिक्चर है, जो रूट लोकस है, वो राइट हाफ प्लेन पे दाखिल हो जाए। आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर ऐसे रूट लोकस देखे कि वो निकले और राइट हाफ प्लेन पे आ गए। लेकिन अगर ज़ीरो, तो वो क्या कर रही होती है, ज़ीरो ये करती है कि अगर करीब में कोई ज़ीरो पड़ा हो ना, तो पोल बजाय कि इन्फिनिटी की तरफ जाने के, वो पोल उसी ज़ीरो में जाके आपस में जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पोल से रूट लोकस शुरू हुआ और ज़ीरो में एडजस्ट हो गया। तो अगर तो अकेली ज़ीरो पड़ी होगी तो वो पोल को राइट हाफ प्लेन पे अक्सर जाने नहीं देती, वो पोल उधर से शुरू हुआ, जहाँ से भी शुरू हो रहा है, करीब वाली ज़ीरो पे ख़त्म हो गया। ये आपने रूट लोकस के अंदर देखा चैप्टर 8 के अंदर कि पोल से शुरू हुआ, ज़ीरो पे एंड। लेकिन अगर पोल शुरू हुआ और ज़ीरो है नहीं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो राइट इमेजरी को क्रॉस करते हुए दाएं तरफ राइट में दाखिल हो जाए, जो कि हम नहीं चाह रहे होते। तो खैर ये डिसएडवांटेज भी है जब आप एक लीड कंपनसेटर यूज़ करते हैं और उसमें एक इजाफी जब आप पोल लगाते हैं, ठीक है, तो उसका खैर ये कुछ इश्यूज भी हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैंने सपोज ऐसे कर लिया, तो अगर मुझे एंगल कैलकुलेट करना हो, ये सिर्फ अभी बताया जा रहा है, कैलकुलेट नहीं किया जा रहा, हम प्रॉपर एग्जांपल में कैलकुलेट करेंगे इसको, ये जस्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए, यानी कि अगर नहीं भी समझ आती तो आगे एग्जांपल में हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी इसको समझने की। एंगल 180 होता है, हमें भी पता है, तो अगर मैं 0 1 लगाता हूँ कंपनसेशन के लिए कि अगर 0 में ऐड करता हूँ ये जी सी जो है, तो साथ में मैंने कहा कि पोल भी ऐड करना है, अगर आप लीड यूज़ कर रहे हैं तो पोल भी ऐड करना है, तो ये इजाफी दोनों चीज़ें बीच में आ गई हैं, ये दोनों चीज़ें इजाफी आ गई हैं। इनका पता कैसे चलता है, आप ये जो डिज़ायर पॉइंट है इनके सारे एंगल्स को लिख दें। सारे एंगल्स को लिखने से मुराद क्या होता है कि जो ज़ीरोज़ के एंगल हैं वो प्लस होते हैं और पोल्स के जो एंगल हैं ना वो माइनस होते हैं, तो इस सेंस में आपने लिख दिया। θ2 किसका एंगल है, ये 0 का एंगल है, इसलिए उसके साथ प्लस है, जो जो पोल्स के हैं उसके साथ साथ माइनस है। ये फॉर्मूला रेफरेंस के तौर पे इक्वेशन 8.6 देख लीजिएगा 8वें चैप्टर की। सो एनी हो, इन शॉर्ट ये सारे 180 होंगे समीशंस वगैरह जब आप करे होंगे। तो ये जो दो बीच में चीज़ें हैं θ2 और θ1, ये θ2 और θ1 ये इजाफी हैं। तो ये θ2 और θ1 कैसे आएंगे फिर, θ2 और θ1 को एक तरफ रख लें और ये जो सारे एंगल्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएं, उनको 180 में से माइनस कर दें। सो θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू θc, ये वो कंपनसेशन का एंगल बनेगा जो कि अब आप लीड के तौर पे लगाने की कोशिश करें। सारे 180 बना रहे होंगे, तो जब आप 180 में से माइनस करेंगे एंगल ये इन सारों का, तो जो नया एंगल डिफरेंस आपके पास निकलेगा वो कंपनसेशन का एंगल होगा। जैसे अभी आपने ऊपर सबको किया तो वो 275 आ गया, तो आपने कहा रिमेनिंग जो 95 समथिंग करके कुछ आ रहा था वो 0 की वजह से था। खैर ये उसने एक वे बताया, अब एक एग्जांपल करते हैं, उसके थ्रू सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे कहता है कि डिज़ाइन अ 3 लीड कंपनसेटर्स, 3 लीड वो तीनों को आपस में कंपेयर करवाना चाहते हैं। अब लीड कंपनसेटर में हमने पढ़ा है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करना हार्डवेयर पे तो पैसिव कंपोनेंट्स रिक्वायर होंगे, एक्स्ट्रा पावर सप्लाई वगैरह नहीं देनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल के सेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0 भी लगानी पड़ेगी, पोल भी लगाना पड़ेगा। ये जो आज ही बताया था सिर्फ 0 वाला वो काम नहीं चलेगा, वो प्योर PD पे होता है, ठीक है। सो हमने कहा कि
और करना क्या है, ये क्यों कर क्या रहे हैं, दैट विल रिड्यूस द सेटलिंग टाइम बाय फैक्टर ऑफ 2 while maintaining 30% overshoot. सो आपने सेटलिंग टाइम को 2 टाइम्स रिड्यूस करना है और 30% ओवरशूट मेंटेन करना है. अब ओवरशूट का ताल्लुक डायरेक्ट जीटा से, ठीक है, जीटा आ गया, जीटा का ताल्लुक डायरेक्ट एंगल से है, एंगल आपने निकाल लिया, ठीक ठीक, माइट भी आपने 4th चैप्टर में पढ़ा जीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो उससे ये थीटा भी बाहर वाला आ जाता है. मेन यहाँ पे काम क्या है, इस क्वेश्चन में मेन काम क्या है, अगर थोड़ी सी समरी हम लें, इस क्वेश्चन में काम ये है कि आप अनकम्पनसेटेड का सेटलिंग टाइम निकालो, सेटलिंग टाइम को 2 गुना कम करके दिखाओ, कम करके इस सेंस में दिखाना है कि ज़ीरो जो है वो भी आपने ऐड करनी है, बताना है कि मैं ज़ीरो कहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, और पोल की जो बात की हुई है कि पोल कहाँ पे ऐड करना है, वो भी ज़ीरो भी हमने बतानी है, पोल भी हमने बताना है, उसे सिर्फ काम चाहिए सेटलिंग टाइम 2 के फैक्टर से रिडक्शन उसको चाहिए और 30% ओवरशूट चाहिए उसको, ठीक है. वो तो जीटा खैर साथ साथ फिर रहा होता है क्योंकि हमने जीटा की लाइन बनानी है, उसने रूट लोकस को क्रॉस करना और वो सारी चीज़ें उसी तरह ही होनी है. सो सबसे पहले आप अनकम्पनसेटेड को सॉल्व करने की हमने कोशिश की, हमने ये अनकम्पनसेटेड वाला पॉइंट है, इसको नीचे देखते हैं हमारे पास बनता कैसे. बेसिकली यहाँ पे उसने जस्ट खैर कंपनसेटेड का बनाया, इसका बनाया नहीं, खैर पिछली में हमारे पास है. मैं एक वैसे एक ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये जो जीटा है इसको मेरा रूट लोकस यहाँ पे कहीं क्रॉस कर रहा है, ठीक है. सो ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में देखा है, जीटा की लाइन रूट लोकस को जहाँ पे क्रॉस करेगी वो मेरे पास पॉइंट आ गया. अगर मैंने इसका सेटलिंग टाइम निकालना है तो दैट इज 4 बाय इसका रियल कंपोनेंट, सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय इसका रियल कंपोनेंट 1.00, तो आपके पास सेटलिंग टाइम आ गया 3.97. मैं इसमें क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे इसे 2 गुना रिड्यूस करना है, ठीक है. ये तो खैर एक बात की बहस है, जब मैं कंपनसेशन कर रहा हूँ तब, अभी मैं चूँकि अनकम्पनसेटेड को डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये 3.97 ये मेरे पास सेटलिंग. नाउ नेक्स्ट वी फाइंड द डिज़ाइन पॉइंट. अब मैं डिज़ाइन पॉइंट की तरफ जाता हूँ, 2 टाइम रिडक्शन की तरफ जाता हूँ, a 2-fold reduction in settling time, ठीक है. जो पहले सेटलिंग टाइम आया 3.97, उसको 2 से डिवाइड कर दे तो 1.986 आप चाह रहे हैं, ठीक है. ये मोइज का क्वेश्चन था कि अगर मैंने 2-fold रिडक्शन नहीं करनी, 2-fold उसके अंदर एक्स्ट्रा लेके आना है तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है. खैर सो 1.986 सेकेंड्स. अच्छा, अब ये आपको सेटलिंग टाइम का पता चला है कि सेटलिंग टाइम 1.98 हो जाएगा अगर 2 टाइम रिड्यूस करते हैं. अभी सेटलिंग टाइम का मैं सहारा लेके नए बनने वाले पॉइंट जो डिज़ाइन पॉइंट होगा, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग है ना कि इतना सेटलिंग टाइम अचीव करो, जब तक अनकम्पनसेटेड है तब तक डिज़ाइनिंग नहीं है, अब डिज़ाइनिंग है, अब आप अपनी मर्जी का चाह रहे हैं, ठीक है. सो ये जो 1.9 आया, इस पॉइंट से आपके पास पॉइंट निकलेगा रियल कंपोनेंट. वो कैसे निकलता है कि सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला होता है TS इज इक्वल टू 4/सिग्मा. सेटलिंग टाइम TS इज इक्वल टू 4/सिग्मा. अब 4/सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, सिग्मा रियल कंपोनेंट है, तो सेटलिंग टाइम पहले ही मौजूद है, उसको 4/सिग्मा करो, सेटलिंग टाइम मौजूद है तो अननोन एलिमेंट कौन सा हो गया, सिग्मा. सो सिग्मा आपके पास आएगा -2.014. अब माइनस क्यों लगा रही है, आपको पता है कि जब आप सेटलिंग टाइम TS निकाल रहे थे 4/सिग्मा, वो जो सिग्मा होता है उसका माइनस वाला कंपोनेंट ही होता है जिसको रियल में आप सिग्मा ट्रीट करें. सो आपके पास आंसर आएगा -2.014. तो ये एक नया कंपोनेंट आया मेरे पास, डिज़ाइन कंपोनेंट -2.014. अब अगेन मुझे इसका इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं पता, मुझे जस्ट रियल पता है, और पता कहाँ से चला, TS इज इक्वल टू 4/सिग्मा. TS कैसे आया, अनकम्पनसेटेड का सेटलिंग टाइम आया, फिर उससे नया सेटलिंग टाइम निकाला और उससे सिग्मा निकाला. सो अब मेरे पास अभी इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं आया, तो इमेजिनरी का वही पुराना तरीका है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो tan थीटा के अंदर थीटा क्या होगा, ओवरऑल समीशन 180 की होती है, तो 180 से ये 110 माइनस कर दें. अब ये 110 कैसे आया हुआ, ये जीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा से आया था, ओके जी. सो 180 से ये 110 आप माइनस कर दें, ठीक है. आपके पास जो इन शॉर्ट वैल्यू आएगी, अच्छा जी, अब ये आपके पास ओमेगा डी. अच्छा, इसमें एक इशू फील हो रहा है, इसको ज़रा वेरीफाई करते हैं कि दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 180 ना, जैसे उसने पहले किया हुआ था.
सो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर ये चीज़ है जो कि आपको नहीं पता। इसको मैं बॉल पॉइंट से ज़रा लगाने की कोशिश करता हूँ मार्कर से। परपेंडिकुलर पॉइंट वो है जिसका आपको पता नहीं है। मिसाल के तौर पे ये कोई परपेंडिकुलर पॉइंट है, इसका आपको नहीं पता। सो फॉर्मूला क्या, tan थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास ये वाला पॉइंट है जो कि सेटलिंग टाइम के फॉर्मूला से आपके पास आया। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। सो टेंजेंट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है, जो कि जो आपके पास एंगल बन रहा होगा उसको, जैसे अभी ऊपर आपने देखा था 180 से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नई वैल्यू आपके पास आई है 5.25। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा वेरीफाई करने वाली बात है, इसको ज़रा वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे डायरेक्ट क्यों लिखा हुआ थीटा। अच्छा, अब हमारे पास इमेजिनरी कंपोनेंट भी मौजूद है और रियल वाला सेटलिंग टाइम से आया था। अच्छा, ये जो सारा प्रोसीजर है यहाँ पे हुआ, ये पिछली एग्जांपल में भी अभी उसने किया ओमेगा डी वाला, ठीक है। सो वहाँ से थोड़ा और, आप अगर किसी को कॉन्सेप्ट किस ठीक ना समझ लगी हो तो वहाँ से भी वो कॉन्सेप्ट ले सकता है इसका। तो आपके पास एक तो रियल वैल्यू भी आ गई, इमेजिनरी वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अभी ये जितनी आप बातें कर रहे हैं ये आप बेहतरी तो ले आए, ये आपने कह तो दिया कि सेटलिंग टाइम बेहतर हो गया, सिग्मा एक नया बन गया, डिज़ाइन पॉइंट भी नया बन गया, इमेजिनरी पॉइंट भी नया बन गया, लेकिन ये बना किसकी वजह से, ये ज़ीरो लगाने की वजह से बना है। और उस ज़ीरो को तो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया कि वो ज़ीरो पड़ी कहाँ पर होगी, तो उसको डिस्कस कर लेते। उसने कहा आर्बिट्रेरी एज्यूम अ कंपनसेटर 0 at -5। अच्छा, ज़ीरो की वैल्यू वो आर्बिट्रेरी फाइंड आउट कर रहा है, -5 उसने लिया है, इसको भी देखेंगे बाद में -4 भी लेगा, इसको देखेंगे -2 भी लेगा, फिर डिस्कस भी करेगा कि उनके आपस में फ़ायदे नुकसान क्या हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ एक वाज़े तौर पे सामने आई है कि ज़ीरो की वैल्यू उसने आर्बिट्रेरी ली है, ज़ीरो की वैल्यू उसने आर्बिट्रेरी ली है। किसी क्वेश्चन के अंदर अभी आगे एक स्किल असेसमेंट आएगी, वो खैर मैंने नहीं करवानी। सो स्किल असेसमेंट में खुद से बता देगा कि मुझे लीड कंपनसेटर डिज़ाइन करके दो और जो आपने ज़ीरो लेनी है वो इतनी वैल्यू पे लेनी है। तो चले, हमें वहाँ पर ये सोचने पे भी हम मजबूर नहीं होंगे कि हमने लीड कंपनसेटर डिज़ाइन करते वक्त ज़ीरो की वैल्यू पे लेनी है। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जब पिछली अभी एग्जाम्पल आपको करवाई आज के दिन में, वहाँ पे मैंने नहीं कहा कि अज्यूमिंग आर्बिट्रेरी ज़ीरो, वहाँ पे तो मैंने खुद से आपको फाइंड आउट करवा दिया कि ज़ीरो मेरे पास -3 पे आ रहा है। मैंने कोई चीज़ अज्यूम नहीं की, 100% फुल फ्लैज मैंने ज़ीरो को फाइंड आउट किया एट -3। यहाँ पे मैं ऐसी क्यों बातें करने लग गया हूँ कि अज्यूमिंग आर्बिट्रेरी ज़ीरो एट -5, या कह रहा हूँ कि दो ज़ीरोज़ भी लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन के अंदर भी वो कह रहा है कि डिज़ाइनिंग 3 लीड कंपनसेटर, यानी कि उसने जानबूझ के ज़ीरो की वैल्यू इधर उधर रखनी है। ये इसलिए कर रहे हैं कि आपने लीड कंपनसेटर के अंदर एक पोल भी फाइंड आउट करना होता है। तो अगर ज़ीरो भी आप कहें कि मुझे खुद से पता चल जाए और पोल भी खुद से पता चल जाए, तो एक वक्त में दो अननोन्स पे काम नहीं चलता, एक अननोन पे काम चल सकता है कि आप ज़ीरो को ज्यूम आपने कर लिए और जो पोल भी आपने निकालना है वो इस ज़ीरो के रिस्पेक्ट से आपको पोल का पता लग जाएगा, ठीक है। तो बात को समराइज ज़रा करता हूँ दोबारा से कि आपके पास ज़ीरो क्यों आर्बिट्रेरी उसने कहा है, क्योंकि ये खैर मेरी एक अपनी जम्पशन उसने के मेंशन नहीं की, जो कि आई होप सो कि दैट इज़ 100% करेक्ट, कि आपको उसने ज़ीरो आर्बिट्रेरी पे ले गया। पहले उसने पिछली एग्जांपल में ऐसा करने को नहीं कहा, क्यों, क्योंकि इससे इंटरलिंक्ड एक पोल भी है। इसी ज़ीरो आर्बिट्रेरी ज़ीरो को जूम करके सहारा लेके वो पोल पे जाएगा, अभी देख भी लेते हैं। सो जी, हमने -5 पे ज़ीरो जूम की। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि जो सबके ज़हन में आया होगा कि ये क्यों -5 पे क्यों ले रहा है, -2 -4, खैर एनी हो, पूरा इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ बढ़ी हैं, तो इसका आहिस्ता आहिस्ता आंसर खुद ही एग्जांपल देती जाएगी। अभी ज़रा डिस्कस सर करते हैं। मोस्टली हम ज़ीरो के करीब, सर मोस्टली हम ज़ीरो के करीब नहीं लेते हैं, ये जो -5 ने लिया है, यानी कि ज़्यादा आपकी लिया है। बात सारी ठीक है। मैंने कहा आधा जवाब एग्जाम्पल बताएगी और आधा जवाब हम एंड पे डिस्कशन से निकालेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ी ब्रेन वॉशिंग करती जाएगी सबकी, ठीक है, और फिर हम उस पर थोड़ी बहस भी कर लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ था और इस पर थोड़ा तमहीद इसीलिए बांधी है कि ज़रा ज़हनों में पहले ख़राबियाँ पैदा हो जाएं फिर आसानियाँ पैदा कर लेते, ठीक है। तो खुद से यानी कि एक चीज़ को, एक इशू जो था उसको यहाँ पे मेंशन किया कि ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है। खैर प्रॉब्लम नहीं है,
खैर क्यों, बस ये है कि सिलेक्शन कैसे करनी है, दैट इज द इशू. सो यूजिंग द रूट लोकस प्रोग्राम, या खैर प्रोग्राम नहीं हम करें, हम तो प्रॉपर मैथमेटिकली करेंगे. कहता है द सम एंगल्स फ्रॉम बोथ इस वजह से कह रहा है कि ये जो आपने -5 वाली जीरो ऐड की है ना वो, और बोथ से देखते हैं कि उसका बोथ से क्या मुराद है, क्योंकि बोथ के आगे उसने लिखा हुआ दिस जीरो एंड, तो एंड के आगे पता चलेगा कि बोथ में जीरो के अलावा क्या चीज शामिल है. सो वो कहता है बोथ के अंदर कहता है जीरोज एंड अनकम्पनसेटेड सिस्टम पोल्स. ठीक है, एंड जीरोज, तो जो अनकम्पनसेटेड सिस्टम के पोल्स और जीरोज हैं वो, और ये जो उसने खुद से आर्बिट्रेरी जीरो ली है लीड कंपनसेशन के लिए, जबकि उसका पोल अभी पेंडिंग है. सो ये यूजिंग द डिजाइन पॉइंट एट अ टेस्ट पॉइंट, द रिजल्टिंग एंगल इज -172.69. कर क्या रहा है, कर ये रहा है कि जो आपने अजाफी ज़ीरो लिए, चले अच्छा हुआ टेबल आ गया, ज़रा इसका भी बीच में थोड़ा सहारा लेते हैं. उसने किया क्या है कि ये जो आपने अजाफी ज़ीरो ली है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, ये टेबल से थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, चीज़ें मुझे समझाने में आसान हो जाए. एक अजाफी आपने ज़ीरो लिया -5 के ऊपर वो, और आपके पास ये जो ओपन लूप पोल्स आएंगे, देख क्योंकि ओपन लूप जीरोस तो थी नहीं, ये तो कंपनसेशन के लिए उसने जीरो लिया ना, तो वो ये कहता है कि ये जो पोल्स और ये जो जीरो, ये जो ओपन लूप पोल्स हैं और ये जो कंपनसेटेड जीरो है -5 पे, ये जो सारे हैं, ठीक है, ये एंगल की जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, इन्होंने जो एंगल की कंट्रीब्यूशन की है वो है 172.69. अगेन बता रहा हूँ कि -5 वाली जीरो और पोल्स जो हैं, इन्होंने जो एंगुलर कंट्रीब्यूशन की है उसका आंसर आता है -172. ठीक है, जैसे पिछले एग्जांपल में आंसर आया था -275, वो जब मैं आपको पिक्चर प्रोवाइड करूंगा -275 वाली, तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और उसकी नज़र में ये 172 वाला भी निकल जाएगा कॉन्सेप्ट. सो ये अब बताएं कि ये सर 180 से ये कितना फ़र्क है. जी जी बताएं क्या. सर ये जो 172 आया है सर, ये जो हमने सर जो जी। न्यू हमने पॉइंट निकाल लिया था, ये उससे आया ना फिर, यानी कि ये 172 यानी कि इस जीरो का भी और बाकी इन पोल्स का भी सारों का. हाँ, ये आपके पास ज़ीरो, ठीक है, और ये जो ओपन लूप पोल्स थे आपके पास ना, उनका ओपन लूप पोल्स जीरो तो इसमें थी नहीं, यानी कि ठीक. कंपनसेटर लगाने से पहले मौजूद नहीं थी वो, और जो आपके पास -5 वाली ज़ीरो आई है वो, तो उनकी जो एंगुलर कंट्रीब्यूशन बन रही है ना, वो आपके पास -172 है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 180 से इनका फ़र्क कितना, 180 से कितना डिफरेंस है. ठीक है, सो 180 से जो इसका डिफरेंस है वो दैट इज -7.31. तो ये किसकी वजह से है फिर, ये वो पोल, ये जो फर्क है, जब आप पोल लगाएंगे तो ये फर्क भी दूर हो जाएगा. जीरो आपने ऐड की, क्यों फिर रिपीट करते हैं, पहले सिंपल अनकम्पनसेटेड सिस्टम था और उसका 180 ही एंगल होता है. आप एक जीरो आर्बिट्रेरी लेके आए -5 पे, और दैट इज अंडरस्टूड 100% श्योर है किसने इश्यूज क्रिएट करने हैं. सो जब आपने जीरोस के रिस्पेक्ट से और बाकी जो पहले से मौजूद चीज़ें थी उनके रिस्पेक्ट से देखा तो एंगल 172 निकला. ठीक है, सो अब इसमें ये जो, अगर इसमें मैं कोई ऐसा एक पोल जो है वो कंट्रीब्यूट करवा दूं -7.31 एंगल की कंट्रीब्यूशन के साथ, तो दोबारा एंगल जो है वो 180 बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि जो पोल की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो पोल की कंट्रीब्यूशन है वो -7.31 है. तो यहाँ से मैं पोल की लोकेशन को फाइंड आउट कर लूँगा, क्योंकि ज़ीरो तो आप खुद से मान चुके हैं कि वो -5 पे है. वो एक अलग बहस है कि क्या वो ठीक -5 पे है या नहीं है. ठीक है, उसके बाद में अच्छे असरात निकलते हैं या बुरे निकलते हैं, वो ठीक एक हो गया अलग सर. बहस है. तो -5 वाली जो चीज़ है, अच्छा एक और चीज़ है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो कर के बीच में आप लोगों को क्लियर की हैं कि ये चीज़ें वहाँ से फाइंड आउट करनी है. ये जब आप करेंगे भी तो आपको लगेगी कि आसान काम नहीं है. कोई चीज़ मैंने कहीं से आपको बताई है, कहीं से बताई है, कोई कैलकुलेट की है, कोई वर्डिंग से ली है. आपने भी बच्चे जब ये क्वेश्चन करने बैठना है तो आपने इसकी एक एक चीज़ कैलकुलेट करके अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं. मेरी बात पे या बुक वाली बात पे नहीं रहना अनटिल अनलेस कि आप अपने हाथ से खुद सॉल्व करके उस प्रॉपर वैल्यू पे नहीं पहुंच जाते. ठीक है, सो ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म की, मतलब हैं तो आसान, जब आ जाएंगी तब आसान है, कैलकुलेशंस हैं. ठीक है, फिर ना किसी पे रहना.
कि ये कहा था ये कहा था। आपने एक एक चीज़ को कैलकुलेट करना है और फिर से चीज़ों को देखना है। अच्छा, ये जो आपके पास, अब ड्राइंग सारी को ज़रा क्लियर करते हैं। अब ये जो अगेन था कि जब तक अनकम्पनसेटेड सिस्टम था मामलात ठीक थे, 180 वाले मामलात ठीक थे। अब -5 के ऊपर जीरोज लेके आए, उसने कंट्रीब्यूशन को ख़राब कर दिया, तो एंगल का जो फ़र्क निकला है वो 172 है। ठीक है, सो 172 के अंदर अगर आप देखें तो 180 से फ़र्क था सिर्फ 7.31 का, तो उसने कहा दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोल। सो हैंस एन एंगुलर, क्यों ये मैं क्यों कह रहा हूँ पोल किया है, क्योंकि जीरो आपने ऐड कर लिया, अनकम्पनसेटेड ऐड कर ली, और रूट लोकस कहता है कि अगर वो पॉइंट इधर है तो 180 की कंट्रीब्यूशन होगी। तो डेफिनेट सी बात है पोल एक ऐसी चीज़ थी जिसको आपने अभी कैलकुलेट नहीं किया था। तो अगर पोल को कैलकुलेट करना है, ये देखें ये उसने एक जो पोल है वो यहाँ पर रखा हुआ है कि पोल की क्या वैल्यू होगी ना। तो पोल के लिए अगर आप देखें, पोल एंगल बना रहा है 7.31 का, एंगल बना दिया 7.31 का। अब अगर पोल को आपको फाइंड आउट करना है तो आप देख लें कि ये पोल ने एंगल कितना बनाया है इंटरनली। ठीक है, सो दैट इज tan थीटा। ये जो एंगल बना रहा था पोल वो आपके पास 7.31 था। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या कहता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का कैसे पता चला, ये जो आपके पास डिजायर पॉइंट आया था, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर ओमेगा डी जो ऊपर फाइंड आउट किया है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेस आपसे क्या कहती है, बेस आपसे ये कह रही है कि रियल पॉइंट आपको पता था पहले -2, ठीक है, उस -2 वाले पॉइंट से करीब करीब जो आपने पोल लोकेट किया हुआ, ठीक है, PC -2.014, और ये पॉइंट की जब आप कैलकुलेशन करेंगे ये आपको पॉइंट बता रहा है पोल का 42.96। अच्छा, एक और भी चीज़ है, बाज़ दफ़ा चीज़ों को देख के आइडिया हो जाता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये 42.96, इसने लेफ्ट पे आना था, राइट पे आना था, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू का भी पता चल गया ना 42.96। वैसे भी थोड़ा आइडिया हो जाता है क्योंकि जो आपके पास रूट लोकस बनता है ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरो का, तो ये क्लोज लूप वाले पोल्स उनके रास्तों में आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अभी पीछे कोई बताया था, कुछ -7 पॉइंट समथिंग पे बताया था कि -6 से वो बियॉन्ड उसको सर्च कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि -6 वाले ने -इन्फिनिटी पे जाना है और इस ब्रांच की लोकेशन के ऊपर उसे रास्ते में एक पोल मिलना है उस डिज़ायर गेन के ऊपर, और वो उसको मिला था। तो ये आपके पास चीज़ होगी। अच्छा, ये जो पीछे जो अब हमें लग रहा था कि वो पॉइंट शायद उसने ठीक नहीं लिखा हुआ, वो भी यहाँ से देख के मुझे आइडिया हुआ है कि वो एंगल भी उसने ठीक लिखा हुआ था। ये जो हम एंगल को डिस्कस कर रहे हैं 110 वाले को, क्योंकि ये ज़ीरो की आपके पास इसको खैर पिछली एग्जांपल से आपने वेरीफाई करना है ये 110 वाले पॉइंट को ना, इस पे मुझे थोड़े से तफज़ात हैं ज़रा। ओके सर। अच्छा, सो अच्छा जी, आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस होगी, आगे tan थीटा आ गया। अब थीटा पे उसने 7.31 क्यों लगाया, यहाँ पर उसने ऐसी क्यों नहीं बातें की 180 वाली, क्योंकि यहाँ पर वो सारा कुछ कंक्लूड कर चुका है कि ज़ीरो और अनकम्पनसेटेड की वजह से 170 था, पोल की वजह से 7.3 का डिफरेंस था एंगुलर, तो वो पोल की हतमी नताइज पे पहुंच चुका है, इसलिए उसका 180 के साथ ताल्लुक नहीं। अगर आपने 7.31 की जगह 180 किसी को पसंद है तो वो फिर लिखेगा कि 180 -172.69 और फिर उसका भी थीटा 7.31 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर पोल भी आपको पता चल चुका है 42.96। अब अगर उसको देखें यहाँ पे जो चीज़ें उसने ड्रॉ की हुई हैं कि एक -4 पे ओपन लूप पोल पड़ा था, 0 पे पड़ा था, ये 0 और -4 वाले चलने शुरू हुए और ब्रेक अवे हो गए। ठीक है, और ये डोमिनेंट पॉइंट इसके ऊपर ये क्रॉस लगे हुए, ठीक है, ये पोल्स जो हैं। अच्छा जी, अब इधर को जब हमने चलना शुरू किया, यहाँ पे देखिए कि -4 वाला क्वेश्चन में मौजूद था ओपन लूप पोल, -5 पे आपने खुद से 0 ऐड किया, ठीक है, -5 पे आपने खुद से 0 ऐड की है। इसको भी देख लेते हैं कि अच्छा, और -6 पे ओपन लूप पोल है, खुद से मौजूद है,
इसको भी डिस्कस करते हैं कि ये -5 और -6 के दरमियान में भी एक पोल आपको नज़र आ रहा है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद ये 42.96 पे एक पोल आया पड़ा है। ये कौन सा पोल है? ये जो अभी कंपनसेटेड आपने निकाला है, ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्कस करता हूँ कि जो एक दो क्रॉस आपको नज़र आ रहे हैं और फील हो रहा है कि ये पता नहीं किस चीज़ के हैं, ये -42.96 से लेफ्ट साइड पे आपको एक क्रॉस नज़र आ रहा है जो कि लेबल्ड नहीं है। मैं उसको लेबल कर देता हूँ ज़रा। लेट्स सी कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस ये जो चीज़ आ रही, ठीक है, ये क्लोज लूप पोल है, क्योंकि ओपन लूप पोल जो -42.96 है, ये जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो इसके रास्ते में इस रूट्स, इस लोकस के ऊपर आपको एक क्लोज लूप पोल मिलेगा, ठीक है, एट अ सर्टन गेन। वो सर्टन गेन से क्या मुराद है? वो वाला गेन जो कि डिजायर पॉइंट पे कैलकुलेट किया था। फिर आपको -6 वाले पोल और -5 वाली जीरो के दरमियान भी एक पोल मिल रहा है, ये देखेंगे, जिसका क्या आपको पता नहीं कि क्या है। ये भी क्या है? ये क्लोज लूप पोल है। ये भी रूट लोकस के रास्ते में मिला है। क्यों? क्योंकि -6 से लोकस शुरू हुआ और -5 पे ख़त्म हो गया, तो उसके दरमियान आपको क्लोज लूप पोल मिल गया। और ये वाले दो क्रॉस क्या कह रहे हैं? ये वाले दो क्रॉस ये कह रहे हैं मुझे कि जो 0 और -4 के ओपन लूप पोल्स जब चलने शुरू हुए थे और जब एक दूसरे से जुदा हुए हैं, तो इस लोकस के ऊपर एक सर्टन गेन के ऊपर ये दो क्लोज लूप पड़े हुए, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको 4 ओपन लूप भी गिनवा दिए और 4 क्लोज लूप भी गिनवा दिए। तो होने तो खैर यही थे, ठीक है। 3 सिस्टम के अपने थे और एक आपने कंपनसेटेड पोल लगाया। तो कंपनसेटेड 0 भी दिखा दिया है, कंपनसेटेड पोल भी दिखा दिया है, और 4 ओपन भी पूरे कर दिए हैं, 4 क्लोज भी। इसमें किसी को इश्यू तो नहीं है? बस समराइज ही कर रहा हूँ। मैंने खुद शवारमा खाने जाना है, ये ना मुझे फ़ोन वो आ रहा था छोटे का, तो आप मुझे टाइम ना लिख के बताएं, मैंने खुद भी जाना है, ठीक है। मेरा एक सवाल था, सर अगर हमने एक और पोल ऐड कराना हो, पोल जी, 0, इसमें क्या सर करना? आप ये लेक्चर अपलोड कब तक करेंगे? अब अगर कहती हैं तो लंच डिनर कर अखलाकन तो कर लेना चाहिए ना। ये साथ में ही कोई जियो का नेटवर्क है कि साथ ही हो जाए। हाँ, अच्छा, ये कोई क्वेश्चन करने लगा था बच्चा, क्वेश्चन पे जरा। मेरा भी एक क्वेश्चन है, बाद में हाँ पूछता जी हूँ। जी, कर लो अच्छा। यार। हो गया। हाँ, वो हो गया, उसका रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन था। अब कोई और कर ले क्वेश्चन। सर वो मैंने पूछना था कि सर आपने ना वो एक ग्रुप के अंदर मैसेज किया था जिसके अंदर आपने ना फाइनल के बारे में बताया था कि ये होना है। तो सर वो मैंने एक मैसेज उस वक्त दिया था कि सर आप एक कॉल ये जो ऑनलाइन सेशन के अंदर भी सर जरा थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे तो वो भी कर लेते हैं। मैं इसलिए ना ग्रुप में अक्सर मैसेज, आपको पता, आधी को उर्दू बीच में लिख देता हूँ, तो वो सारी ना उसमें आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे आंसर। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। इंग्लिश थोड़ी दोगली सी बीच में ज़ुबान होती है, उसमें सम टाइम चीज़ ना लपेटी होती है, जैसे पतंग उड़ाते वक्त डोर लपेटते हैं ना, ज़रा कोई बात बीच में रह जाती है। तो मैं उसको एक अच्छे वे में आपको वहाँ पे कहेंगे तो ऑडियो क्लिप में भी, यानी कि अपनी रिकॉर्डिंग करके भी वहाँ पे कोई मैसेज कर दूंगा। वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं उसको सारी चीज़ों को लिखूंगा इस तरह से, सिलेबस को और सारी पॉइंट्स को, और वो सारा उसमें जो वो थी, वो खुद ही मैंने वो एक ईमेल टाइप की थी आपस में अपने फैकल्टी हमारे अपने काम के लिए, तो उसका मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया था। वो सारी चीज़ें हम एलेबोरेट कर देंगे, उसमें आप परेशान हो। जो चीज़ें होंगी वो क्लियर एंड क्रिस्टल होंगी इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। जी हाँ। सर मैंने पूछना था कि सर वो पेपर जो होने हैं सर वो सेम होना है या डिफरेंट होना है? टेक होम एग्ज़ाम होगा मेरे ख्याल से वो सारे सेक्शंस का होपफुली 100% सेम होगा, ठीक है। यानी कि मेयार उसका सेम होगा। क्वेश्चन अगर शफल होते हैं तो वो शफलिंग में सारे वो होंगे, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल जैसे यूनिवर्सिटी में बनता है ना, उसी तरह बनेगा। अगर यूनिवर्सिटी में मैं अगर 10 पेपर बना देता हूँ क्लास में, जो स्टूडेंट बैठे हुए, कि अगर चीटिंग ना हो तो हो सकता है किसी के पास कौन सा, किसी के पास कौन सा। तो इस तरह अगर तीनों सेक्शन हैं तो उनकी सेम अप्रोच के थ्रू बनाया जाएगा। हाँ जी, कॉन्सेप्ट तो यही होंगे ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा ना? नहीं कॉम्प्लेक्स चीजें तो नहीं होंगी ज्यादा। इसी तरह के होंगे। अब इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होंगी चीज़ें? ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं जो पढ़ रहे हैं। सर ये तो आप सीपी के लिए पढ़ा रहे हैं ना, ये वाले चैप्टर जो हमारे पेपर में आने, वो कौन सा कमाल चैप्टर? हो गया। और भाई वाकई शब्बीर हैं। देखें, ये पेपर के लिए क्या हो गया आपको? इंक्लूड है। अच्छा ठीक, कोर्स में इंक्लूड है। मुझे लगता है बगैर सर डिनर के जैसे ज्यादा नहीं मैं हो ले गया? रहा हूँ क्लास।
क्या मतलब, तो खत्म हो गया अब तो। सिलेबस ये तो एंड पे आपने कहा कि आप ज्यादा नहीं फ्री हो रहे, अब तो खत्म हो गया, अब तो सेशन ही चीजें। नहीं मैंने फ्री ये नहीं तो कहा, मैं चैप्टर का मतलब है। ये तो इसको एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सर ठीक है वो सर, ये वो तो मैं फिर चीजें ना ये तो मिक्स हो जाती हैं, नहीं, ये जो मैंने इसलिए कह एग्जांपल रही थी खोली कोई हुई है ना, मैं मसला नहीं। उसको समेट रहा हूँ। सर ठीक है एक सर, एक समेट मेल लें। के अंदर सर वो या मूडल के ऊपर सर कंप्लीट सिलेबस भी अपलोड कर दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सारा कुछ हो जाएगा, आप कहते हैं तो आपको एक साथ में कोई बबल शबल भी भेज देंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं सारे। तो मेरा एक सवाल था कोई मेहरबानी छोटा सर, सा एक तोहफा। ठीक हो गया। सर, मेरा अच्छा, सवाल इसमें है। ना बस चले सवाल कर लें, आपका काफ़ी देर का सवाल था, ये बीच में इधर उधर से सवाल आ गए थे। हाँ जी, पढ़ें बिस्मिल्लाह। सर अगर एक और हमने अगर पोल और जीरो ऐड करना हो कंपनसेटर के लिए, सर हमने तो यहाँ पर एक पोल और एक जीरो ऐड किया, सर एक और करना हाँ जी, हो हाँ जी। कैलकुलेशन क्या होगी? अच्छा, इसमें ये है कि इसमें तो एट अ टाइम एक एक करके कर रहा है आप, ये है कि फिर पैरेलल में कंपनसेटर लगाते हैं जो। और अभी वो आपको एक पिक्चर भी भेजी थी ना, क्या उसको कहते हैं जिसमें इन्फिनिटी टाइम्स का लिखा होता है, क्या मल्टीपल टाइम्स के ले सकते हैं ना। उस जी पे सर, मैं उसको हाँ हाँ सर वो भेजी हाँ थी। हाँ, तो उसमें यही बेसिकली पर्पस था। ये यहाँ पर अगर आप देखें उसको, मैं इसको क्लियर कर। अच्छा, 2-4 मिनट है स्टूडेंट, अब ज़्यादा ना मतलब यानी कि परेशान ना हो आप लोग, बस चीज़ें अब समेटने की तरफ ही हैं। यहाँ पे वो था, एक मिनट मुझे जस्ट अ सेकंड, आपको इधर ही पढ़ते पढ़ते मैंने आपको पिक्चर भेजी थी। सर ऊपर करके ही था। हाँ, इस पिक्चर से थोड़ा सा कहीं ऊपर था। अब हाँ, ये है। We realize that infinite number of lead compensators could be used to meet the transient response requirements. अब इसमें ये हो सकता है कि लेट से आपने एक लगाया है ना, एक लगाने से क्या मराद है, जिसको अभी हम डिस्कस करें, एक डिब्बे में लिख लें ये जो हमने कंपनसेटर लगाया ना। जी मिसाल सर। के तौर पे ऊपर हमने कंपनसेटर लगाया था S+3.00, वो एक ब्लॉक में लेट से मैं उसको ले लेता हूँ, दैट इज़ वन कंपनसेटर, ठीक है। फिर साथ में मैं एक और ब्लॉक एक ले लेता हूँ, उसके उसके अंदर कुछ और वैल्यू है, फिर एक और ब्लॉक ले लेता हूँ, उसमें जीरो की कुछ और वैल्यू है, तो ये पैरेलल में लगते जा रहे हैं ना। ये अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होकर एक ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज़ हाईलाइट की है, मुझे इसकी लॉजिक ये समझ आई थी, ठीक है। अब इसको करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं कि आप लेट से हम एक कंपनसेटर को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आप उसके साथ में सीरीज में एक और कंपनसेटर लगा लें, एक और लगा लें, तो यही शायद मुराद है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीड कंपनसेटर लग सकते हैं, तो ठीक है। सर हमने अभी तो एक जीरो हमने अज्यूम कर लिया था आर्बिट्रेरी, पांच जी जी, ले लिया था सर हमने, फिर उसके हिसाब से सर हमने फिर हाँ, वो इसको भी ये अगर लिखा। यही एक क्वेश्चन है ना, तो इसको ज़रा एक मतलब शॉर्ट वे में ना ज़रा मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। अच्छा, इसमें देखें, ये मैं इस पे ज़रा डिटेल में बात 2-4 मिनट कर देता हूँ कि -5 पे आपने ज़ीरो ली और कहा हुआ था कि आर्बिट्रेरी और वी आर अज्यूमिंग और इस तरह की सारी बातें थी, ठीक है। तो 4 पोल आपके पास बन रहे थे, यहाँ पे भी देखें क्लोज लूप में 4 ही हैं, ये वो डोमिनेंट पोल वाला पेयर है, और ये गेन की वैल्यू निकाल के आपने 4 लगाए। अब वो ज़ीरो के आंसर पे जा रहा हूँ। अब अगर आप जो ज़ीरो अगर देखें, ज़ीरो उसने -4 पे लेके सॉल्व किया। जब बच्चे ज़ीरो आप -4 पे लेके सॉल्व करेंगे तो ज़रा गौर से देखिएगा, ये +4 और ये -4 ज़ीरो पोल्स कैंसिलेशन नहीं हो जाएगी। जी सर कैंसिल हो गया। इन शॉर्ट जब थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो पोल्स और ज़ीरो कैंसिलेशन हो रही होगी। यहाँ पर आप देखें उसने लिखा हुआ ज़ीरो नन, हालांकि ज़ीरो है, +4 पे ज़ीरो आपने लगाई है ना, S+4 का मतलब -4 पे एक ज़ीरो। हाँ यहाँ जी। पर ज़ीरो नन लिखने का मतलब क्या है कि वो 4 के साथ कैंसिल हो गई है, 4 के पोल के साथ। अब इस चीज़ को आगे और एक्सटेंड करता हूँ, ये नहीं मतलब कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं यूज़ हुई, उसका इफेक्ट नहीं हुआ, कैलकुलेशंस नहीं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एक नेट इफेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे पोल पे देखें कि 4 पोल होने चाहिए थे, 2 तो ये हैं, और यहाँ पे देखें पोल एक बचा हुआ -22 के ऊपर, देख रहे हैं आप, -22 के ऊपर एक पोल है, चौथा पोल किधर चला गया, वो चौथा पोल चौथी ज़ीरो को कैंसिल कर गया, सॉरी चौथा पोल एक जो ज़ीरो थी उसको कैंसिल कर गया, तो इसलिए ज़ीरो पे भी नन आया हुआ और पोल का चौथा पोल भी गायब है। इधर देखिए, इधर दोनों पोल्स हैं, 2 ऊपर हैं और 2 इधर है। यहाँ पे देखिए एक पोल गायब है और इधर ज़ीरो को भी नन कह रहा है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, ठीक है। अभी और ज़रा यही क्वेश्चन अभी चल रहा है, इसी का आंसर अभी चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने +2 कर दिया, ये जब मैंने +2 किया
तो इसके अंदर डेफिनेट सी बात है, मैंने एक ज़ीरो ऐड किया -2 के ऊपर। यहाँ पे नन इसलिए नहीं आया कि ये ज़ीरो पोल को कैंसिलेशन नहीं हो रही। और फिर आप देखिए कि जो आपने पोल्स निकाले हैं ना -3.3 और -6.42, ये पोल एक उठ के बहुत करीब आ चुका है ओरिजिन के, -1.6 वाला। ठीक है, ये जो 4 वाला ये वाला पोल है ये उसके भी दाएं तरफ पड़ा हुआ है, यानी कि ओरिजिन के और 4 वाले पोल के दरमियान में है। ये ना तो इतना दूर है कि मैं इस देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन ओके, भला क्यों लिखा हुआ है कि ये 22 वाला जो पोल है ना ये डोमिनेंट 2 वाले पोल से बहुत दूर पड़ा हुआ है। 2 और 20 का जो 22 का फासला जो है ना वो 5 टाइम्स से ज्यादा अवे है। तो ये तीसरा पोल वैसे ही नलीफाई हो गया, ये 22 वाला पोल वैसे ही नलीफाई, एक पोल 0 से कट गया और एक पोल जो है वो 5 टाइम अवे के कॉन्सेप्ट से निगलेक्ट हो गया। तो सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन होगी यहाँ पर। लेकिन देखें यहाँ पे पोल आप पहुंचा -1.6 पे, तो इसको तो मैं जीरो ऑर्डर कैंसिलेशन, इसको मैं 5 टाइम्स अवे वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा सकता। और ये जीरो और पोल्स वैसे भी एक दूसरे से नहीं कैंसिल आउट हो रहे, रेजिडुअल इफेक्ट से भी नहीं कैंसिल हो रहे और 5 टाइम अवे भी नहीं है, तो ये गले पड़ गया ये आपके पोल -1.6 वाला। अब इस पोल ने जीरो पोल्स क्रॉसिंग भी नहीं होने दी। अब इसका इशू क्या है कि आप अपने फार्मूलाज के अंदर सहारा लेते हैं सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन की। ये जो आप सेटलिंग टाइम TS = 4/ζ मैगन या 4/σ करते हैं, ये सारी चीज़ें सेकंड ऑर्डर की हैं। तो सेकंड ऑर्डर अगर अप्रॉक्सीमेट ही नहीं हो रहा तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। और फिर ये जो पोल है वो ओरिजिन के ये जो पोल है वो ओरिजिन के करीब आया हुआ। ठीक है, ये ओवरऑल नेट इफेक्ट से आपके पास, अब चीज़ को थोड़ा मज़ीद मैं ज़रा समराइज करता हूँ। यहाँ पे उसने डिस्कस किया हुआ है कि जो -2 वाला है, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, मुझे चीज़ें खैर पढ़ी होती ना फिर देख लेने, देखिए एग्जैक्ट लिखी कहाँ पे हुई है। ये देखें, ये जो डिज़ाइन है ना इसकी सिमुलेशन और मैथमेटिकल रिजल्ट्स जो ना वो आपस में मैच नहीं करते। वजह यह है कि इनकी कोई सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो माइनस जो 4 और 5 वाला है ना वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ दिस इज वेरीफाइड बाय द फैक्ट, सिमुलेशन से वेरीफाई कर रहे हैं ना। गुड सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन फॉर द केसेस वेयर द जीरो वाज प्लेस्ड एट -4 एंड -5। अब यहाँ पर आपको लॉजिक ये बताता हूँ कि रूल ऑफ थंब भी जो उसने लिखा हुआ ये है। अब लॉजिक क्या, 2-4 उसने जीरोस ले ली ना, हमने कुछ गलत देखे कुछ सही देखे। अब बात पे आते हैं कि अप्रॉक्सीमेट या ज्यूम करते वक्त क्या करना है। सो उसने देखा है कि -4 और -5 के रिजल्ट्स कदरे बेहतर थे। अगेन डिसीजन अबाउट वे टू प्लेस द जीरो आर बेस्ड ऑन सिंपल रूल ऑफ थंब and must be verified by the simulation at the end of the design। अब कहीं पर जाके उसने एक बात की हुई थी कि जो आपके पास -4 वाला पोल है ना, ठीक है, या तो उसके ऊपर जीरो रख लो, ये लिखा हुआ, ये जो -4 वाला आपके पास पोल था, ठीक है, दरमियान में जो ओरिजिन और -6 के दरमियान में आ रहा था। दस अ क्विक स्केच रूल लोकस को वो आपको बता रहा है। वी कैन मेक बेटर डिजाइन डिसीजंस। For this example, we want to place the zero on or to the left of the pole at -4। तो ये जो -4 ये जो दरमियान वाला पोल था, या तो जीरो को उसके बाएं तरफ रखें, -5 जो था ना वो -4 के बाएं तरफ था, उस पर भी रिजल्ट बेहतर थे, या -4 वाला जो पोल था उसके ऊपर ही रख लें, जैसे 4 को कैंसिल कर रहा था और जीरो की जगह आपको नजर आ रहा था नन, हालांकि जीरो मौजूद थी। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि आपको बता रहे हैं। आई होप सो कि आप थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हुई होंगी। मोइज़ का भी जो क्वेश्चन था, या अभी लास्ट टाइम भी ये जो क्वेश्चन कर रहा था फुरकान, अब चीज़ें यहाँ पे आके उसने थोड़ी समराइज की कि जो आपके पास पोल होता है ना, ओरिजिन वाला पोल नहीं, ठीक है, जो डोमिनेंट्स के लेफ्ट साइड पे पोल पड़ा हुआ उसके करीब करीब या तो जीरो ले लो या उसके ऊपर जीरो ले लो, ठीक है, तो उसके करीब आपके पास रिजल्ट्स जो थे ना वो ठीक आ रहे थे। तो ये उसने खैर ओवरऑल एक समराइज किया। वो मैटलैब से चीज़ें वेरीफाई करता जा रहा है और कुछ मैथमेटिकल करता जा रहा है। -2 वाला उसका आंसर मैटलैब से मिला नहीं है, तो उसने फिर वजह भी वहाँ पे लिखी हुई है कि मैं मैथ में सेकंड ऑर्डर का सहारा लिया है, सेकंड ऑर्डर बन नहीं रही थी और लिहाजा मेरी सिमुलेशन जो कि एग्जैक्ट होती है, अब सिमुलेशन मुताज नहीं होती सेकंड ऑर्डर के वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़। अक्सर लोग कह रहे थे कि सर वो
सेकंड ऑर्डर नहीं है तो हम कैसे करेंगे? जब आप सिमुलेशन करते हैं वो ऑर्डर डिपेंडेंट नहीं होती, सिमुलेशन बिल्कुल आपको फिट रिजल्ट देती है। आपकी मैथ या आपके हैंड रिटन डिपेंडेंट है सेकंड ऑर्डर के। तो आपने मैथमेटिक्स में सेकंड ऑर्डर फार्मूले लगाए, वो सेकंड ऑर्डर लगते नहीं थे, तो आपका सिमुलेशन से जवाब -2 वाली जीरो के गलत आ रहे हैं। तो वो भी उसने खैर डिस्कस किया हुआ। ठीक है, ये था ओवरऑल इसके ऊपर ना सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन के कैसे पीआई में आपने लैग कंपनसेटर ले लिया, और पीडी को अगर नहीं लेते आइडियल को तो हमने ये लीड पढ़ लिया ना। तो लीड पे 0 भी आ गया, पोल भी आ गया, और फुरकान आई होप्स हो के हम चलें, आप इसको थोड़ा वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि अगर आप मल्टीपल लगाते हैं ना तो फिर ब्लॉक्स में लगाते जाएं। ठीक है, मल्टीपल करके सारे आपस में होते जाएंगे। सीरीज में ना सर या पैरेलल में? नहीं सीरीज में पैरेलल में काम खराब हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में मल्टीप्लाई होते हैं ना। जी सर। पैरेलल में शायद कहीं उस वक्त जल्दी में बोल दिया हो, लेकिन पैरेलल में आई डोंट थिंक सो, पैरेलल में काम खराब हो जाए। ठीक है, उसको सीरीज में जो है वो लगा लें, उसको ट्राई करते हैं। ठीक है जी। और कोई आई होप सो के कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के साथ खैर बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, और ये बहुत अच्छा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको पंप नहीं मारा, क्योंकि मेरे पास 1-2 और क्लासेस भी हैं, तो जो आप लोगों का जो मेच्योरिटी लेवल था दैट वाज क्वाइट हाई, और मुझे खैर बड़ा मज़ा आया कि बहुत आप लोगों को मुझे डिक्टेट नहीं करना पड़ा, जैसे होते हैं ना बच्चों के पीछे पीछे, और ये चीज़ें तो बड़ी एक आइडियल सिचुएशन थी। आई डोंट नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड्स और इन योर हार्ट्स, कि आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन मेरी तरफ से बड़ी एक पॉजिटिव फीलिंग्स रही हैं मुझे। खैर बहुत मज़ा आया, क्लास को कंट्रोलिंग की मैं सेंस में कह रहा हूँ कि मुझे उस तरह से नहीं पीछे पीछे चलना पड़ा। सर बाकी तो ठीक है, बस सीईपी ने काम खराब किया है। सीपी है ही ऐसी, सीपी बनी इसलिए है कि ये जिंदगियों का सुकून बर्बाद करे। थोड़ा सा सर लिहाज कर लेते सर हमारा सर। नहीं इसमें नहीं बच्चे देखें ये नहीं सर आप भी हमारे लिए थोड़ी आसानी पैदा करते हैं। आसानी पैदा तो 40-50 दे थोड़ी आसानी, बाकी फाइनल ले लें। मैं कौन सा उस्मान बुजदार हूँ जो कि आपकी मैं आसानी पैदा करूँ आप लोगों के लिए। द थिंग इज के देखें ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होती है, ओपन एंडेड, इसकी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। ये चंद कोर्सेज में है और इसका स्कोप बड़ा डिफरेंट होता है। ये पीसी की तरफ से थोड़ी डिमांडेड होती है, और ये इसकी नेचर ही ऐसी है, इसका नाम ऐसा है, इसको हमने कोर्सेज में इंक्लूड किया था। इस पे कुछ पीएलओ जाते हैं, मैप होते हैं, सीएलओ पीएलओ, तो इसके पीछे एक लॉजिक है, यानी कि बड़ी क्रिटिकल सी कुछ के जिसकी वजह से इसका म्यार ऐसा है। तो ये सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये कुछ चीज़ थोड़ी डिफरेंट है और इस वजह से इसकी सारी आपको चीज़ें फेस करनी पड़ी। और आई होप सो कि अगर ना दी जाती और अगर दी है तो आपका लेवल में बहुत फ़र्क होगा। अगर इंटरनली आप फील करें जिसने इस पर ठीक से काम किया उसका अपना बजाते खुद लेवल बगैर सीपी के और विद सीपी उसका बहुत फ़र्क होगा अगर उसने चीज़ें खुद से वो कर रहा था। तो दैट वाज द रीज़न कि आपका लेवल ये नंबर से नंबर गेम से हट के मैं एक बात कर रहा हूँ सर। एक्चुअली हम सीखने की से बहुत कुछ मिला है, किसी को पसंद आ जाए, हाँ बिल्कुल, किसी को पसंद आ जाए बच्चे आप इस पे फाइनली प्रोजेक्ट कर सकते हैं। किसी को डोमेन पसंद आ जाए, एमएस रिसर्च पीआईडी पे निकल सकता है। मैं पसंद की बात कर रहा हूँ, अगर चीज़ आ जाए अगर तो वो मतलब डिफरेंट भी चीज़ें, तो आप इस थोड़ा नोयत को समझे, बड़े बच्चे हैं आप अपना, ठीक है। और कोई जी नहीं ना, वेरी क्विक वे सर आप बस रिकॉर्डिंग कब अपलोड करेंगे बता दें। खाना खा के कर देंगे, खाना खा के तो, और मैं वो छोटे को पूछूं कि नाराज ना हो गया। हाँ ठीक है भाई। और सर मंडे को क्लास लेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये देखें रीज आपको बाद में गलत मैसेज करेगी आपको, अब आप जो है ना वो लोगों को मैं बता अच्छा मैंने कोई क्लास वगैरह कोई क्लास और लेनी चाहिए। नहीं देखें इसमें एक चीज़ है, नहीं ओ मैं कुछ नहीं क्लास से नहीं ले रहा, परेशान ना हो। अच्छा देखें इस पे ये है कि अगर मेरा दिल किया तो मैं एक ऑफलाइन रिकॉर्डिंग करके, या अगर किसी ने उस सेशन को ज्वाइन किया हुआ, मैं म्यूचुअल कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ, कलीग के साथ डिस्कस करके, अगर मैंने पीआईडी पे कोई लेक्चर लगाना हुआ तो मैं लिंक दे दूंगा, उसमें कोई ना है मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके लगा दूंगा। और अगर ना भी लगाना हो तो खैर है। और उसके अलावा कोई क्लासेस लेने का किसी किस्म का कोई मूड नहीं है। हमने एक हेल्दी वे में एक अच्छा सिलेबस कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन अगर पीआईडी पे मुझे, क्योंकि मेरा एक वो किसी छुट्टी में एक लेक्चर गया था
तो अभी मेरा उस पर कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर कंसिड्रेशन से और उस पर हमारी ये राय बनती है तो मैं एक रिकॉर्ड करके एक लगा दूँगा। उसके अलावा कोई मैंने क्विज़ उम्मीद है नहीं लेना और कोई कुछ नहीं है, और एवरीथिंग इज़ डन फ्रॉम माय साइड। और मैं बड़ी मुश्किल से वैसे चीज़ें कवर करके चारों क्विज़ लेके चेक करके बड़ा टाइमली इसलिए किया है कि ताकि बच्चे बाद में खिंच पिच में ना पड़े। मैं मतलब आई हेट दीज टाइप ऑफ थिंग्स के बस मैंने जो करना था कर लिया। अब आप आराम सुकून से अपने काम करें, जो कि प्रिपरेशन है या तैयारी है। मेरे ख्याल से चारों क्विज़ के मार्क्स भी लगे हुए ना आपके? जी सर। ठीक है, तो ये अब मैंने बीच में नहीं घुसने की कोशिश करनी, और मैं उससे बड़ा अवॉइड करता हूँ इस तरह की हरकतों से ना। कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी बेस पे हमें कुछ मतलब चीज़ें एट द एंड करनी पड़ जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सक्सेसफुली वी हैव डन एवरीथिंग, सो दैट इज़ ओवर, दैट इज़ फाइन, डन फ्रॉम माय साइड। ठीक है जी, यस सर। ठीक है जी, 40 हो गए हैं और इस ठीक है सर। हाँ ठीक है ओके जी, सर। हाँ कर देंगे रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब कुछ खा लेंगे। अल्लाह हाफिज़। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। ये